अस्सलाम वालेकुम। प्लीज वेरीफाई कीजिएगा मेरी वॉइस आ रही है। यस मैम। ऑलराइट, थैंक यू। आई होप मेरी स्क्रीन भी आपको विजिबल होगी। सो इस वेबिनार का स्टार्ट लेने से पहले सबसे पहले हम आईकोड गुरु का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं और देन इसके बाद हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबने इस वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ है, ये आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे ही ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी सैटरडे 9 PM। और इस प्लेटफॉर्म पे जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इट्स शेयर लर्न एंड ग्रो। हम अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो भी एक्सपर्टीज होती है, और दूसरों की नॉलेज से सीखते हैं, सब मिलके एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का इनिशिएटिव लिया सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने, टॉप पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने। व्हाट इज आवर मिशन? बेसिकली हम टारगेट करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी को, कि जितना ज्यादा जो है इस चीज को एक्सेसिबल किया जाए, और हाई टेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है, हम वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ अपने स्टूडेंट्स को मीटअप करवाते हैं। बेसिकली जिस ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में भेजते हैं और उनको फुल गाइड करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, कि उन्होंने बेसिकली हैकाथॉन्स में और डिफरेंट कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में किस तरह पार्टिसिपेट करना है। हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटिंग करते हैं। मीटअप्स के बाद उनको ऑब्वियसली इंटरनेशनल मेंबर्स की एक्सपर्टीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाउ वी वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म? ईच डे 6 सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और 6 सेशन बेसिकली वर्किंग डेज में ऑर्गेनाइज होते हैं। और हम फ्री आईएलटीएस एंड जेआरई की कोर्सेज भी लॉन्च करवाते हैं, उसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो हमारा मेन फोकस होता है, दैट्स कोडिंग। बेसिकली उसके लिए हम लीड कोड की वेबसाइट्स को टारगेट करते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के भी कोर्सेज ऑल टाइम इन प्रोग्रेस होते हैं। मशीन लर्निंग और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी सेशंस ऑल टाइम इन प्रोग्रेस होते हैं। और वीकेंड पे बेसिकली एक वेबिनार और एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है। वेबिनार जैसा कि आपने ज्वाइन किया हुआ है, इसमें हम किसी भी इंटरनेशनल मेंबर को कॉल करते हैं जिनका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 20-25 years वर्क एक्सपीरियंस होता है उनका। और जो वैसे एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, हम उनको कॉल करते हैं, और उनकी एक्सपर्टीज से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और हमारे स्टूडेंट्स का वी एन ब्रॉड होता है। और संडे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसपे हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं कोडिंग और डिफरेंट टाइप के जो कोडिंग पैटर्न्स हैं उनकी। समहाउ आप किसी सेशन को या किसी वेबिनार को मिस कर दें, सो आप आई कुड गुरु की फेसबुक पेज से रिकॉर्डिंग्स को वॉच कर सकते हैं। रिसेंट अचीवमेंट्स की बात की जाए, सो जो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉन्टेस्ट भी हम अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं, वहां से काफी ज्यादा अवार्ड्स हमारे स्टूडेंट्स विन करते हैं। 200+ अवार्ड्स हमारे पास हैं, और ये नंबर आई थिंक अब तो 250+ हो चुका है। और हमारे स्टूडेंट्स जिस भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, लाजमी हमारी इसमें कोई ना कोई पोजीशंस आती हैं। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस एटलीस्ट रिसेंट ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो उन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ग्रैब की हैं। बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स के जो रेज्यूमे होता है, वो इतना शाइन करता है। सो प्रोफेसर जो है वो बड़े हैप्पी होकर हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स हमारे स्टूडेंट टाइम टू टाइम ग्रैब करते हैं, और इन सक्सेस स्टोरीज हम आईकोड गुरु के फेसबुक पेज पे और स्लैक चैनल्स पे हम शेयर करते हैं। रिसेंट ये कुछ हमने पार्टिसिपेट किया था इवेंट्स में, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली यू नो दिस यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। इस यूनिवर्सिटी की तरफ से CS50X पजल लॉन्च किया गया था, ये कंपटीशन। सो आईकुड गुरु की जो टीम थी, एटलीस्ट 20 to 25 जो मेंबर्स है, उन्होंने 9x9 पजल्स को सक्सेसफुली सॉल्व किया था। और हम एवरी मंथ हम एटलीस्ट 2 to 3 or 4 हैकाथॉन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ईच मंथ हमारी लाजमी हैकाथॉन्स की पोजीशंस आती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक कोर्स लॉन्च किया गया था, जिसमें सेक्शन लीडर्स की सिलेक्शन हुई थी।
बेसिकली ओवरऑल पाकिस्तान से 9 मेंबर्स सिलेक्ट हुए थे और 7 मेंबर्स आईकोट गुरु से थे, जो कि एज अ सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे। और गूगल कोड जैम 2023 बड़ा फेमस सा कंपटीशन है। इसमें हमारे आईकोट गुरु के जो स्टूडेंट थे, बेसिकली 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। और अगर आप फेसबुक पेज से रिकॉर्डिंग वॉच कर रहे हैं, देन यू कैन ज्वाइन द वेबसाइट, और आप रिकॉर्डिंग्स के लिए आईकोट गुरु का फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वेबिनार हमारा जो आज का है, इसका टाइटल है बेसिकली प्रोडक्ट लेड इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। सो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर अली आसिफ, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएसए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। नाउ इफ यू कैन टेक स्टार्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है लोगों को? वालेकुम सलाम। यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, परफेक्ट। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, इट्स विजिबल। ओके, सही है। चले, थैंक यू फोक्स फॉर ज्वाइनिंग। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि उर्दू में बात करूं, और अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल लोग कमेंट्स में पूछ लें, और होपफुली आप एक दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं, और मैं भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन माफ करें अगर मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं। तो आज का सेशन है अराउंड प्रोडक्ट लेड इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं बिफोर शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अली आसिफ। आई एम लिविंग इन द यूएस इन कैलिफोर्निया। मैंने अपना बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस से किया था। आज के दिन मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर प्रोग्राम एमआईटी से कर रहा हूँ। पिछले कुछ साल पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स में पहले शुरू हुआ था, तो आई वर्कड एच पी ई। वो एच पी ओरिजिनल कंपनी थी, वो स्प्लिट हो गया एच पी ई और एच पी इंक बन गई थी। जाब्रा इंक और कुछ और कंपनीज भी थी। आज के दिन स्टार्टअप फाउंडर हूँ, कंसल्टेंट और कंसल्टिंग कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट लीडरशिप के रोल्स मैंने लिए हुए हैं। तो इवेंचुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट में स्विच हुआ था। आई रियलाइज कि आज के कॉल में काफी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्टेड होंगे, तो आज का सेशन उस तरफ गेयर्ड ज्यादा होगा। लेकिन कुछ बड़ी कंपनी में वहां पे भी मैंने काम किया हुआ है। तो लेक्सस नेक्सस यूके की फॉर्च्यून 50 टाइप कंपनी है, और टिकट मास्टर एक इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स बुक करने की ऐप है, तो उसमें मैं प्रोडक्ट लीड बन के आया हूँ। तो दैट्स माय बैकग्राउंड। तो आज के दिन मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ, एक है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से शुरू होके प्रोडक्ट मैनेजमेंट में स्विच हो जाते हैं। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उसके बारे में मैं बिल्कुल आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन आई एम श्योर कि काफ़ी लोग आज के दिन इंजीनियरिंग फोकस्ड से ही आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट लेड इंजीनियरिंग क्या होती है, और एज एन इंजीनियर आप अपने आप को बेस्ट सूटेड, और आज के दिन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या ट्रेंड चल रहा है, आप एज एन इंजीनियर अपने आप को कैसे ब्रेस कर सकते हैं। और आई एम श्योर आज आप लोग शायद जॉब्स ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हो। तो एआई आज के दिन हॉट टॉपिक है, तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री में क्या पड़ रहा है, और फिर इवेंचुअली ये प्रोडक्ट थिंकिंग जो मैं समझाऊंगा, इवेंचुअली उसको इस्तेमाल करते हुए आपको ज्यादा जॉब ऑफर्स या इंटर्नशिप्स या आपको जॉब सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है। आई थिंक दैट्स, आई एम असूमिंग कि ज्यादातर जो लोग कॉल पे उनको एक लाइक जॉब या इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आई एम ट्राइंग टू टारगेट द कॉन्वर्सेशन उस तरह से। तो स्विचिंग ओवर, व्हाट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट? तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो आज के दिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो टिपिकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक करियर पाथ है, प्रोडक्ट मैनेजर फिर सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी होता है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट हाई लेवल पे आप बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं एक प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए, एक
एजाइल टीम के अंदर अगर एक सॉफ्टवेयर टीम है, हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उस फेसबुक की टीम में एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा होगा कि कौन कौन किस तरह का काम कर रहा है। एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा जो कि सोचेगा कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं और क्यों बनाना चाह रहे हैं। और फिर आपकी इंजीनियरिंग टीम होगी जो उस फीचर को बना रही होगी। तो ये आपकी ट्रेडिशनल एजाइल कहते हैं टीम है। उस प्रोसेस में अब ऑब्वियसली इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट उसमें फीड कर रही होती है, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी जबरदस्त हो सकती है, लेकिन अगर वो एक्चुअल यूजर इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिस तरह का यूजर है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, और वो अल्टीमेटली फीचर फेल होता है, तो उस टेक्नोलॉजी का हो सकता है कि फायदा कम हो। राइट। तो उस तरह प्रोडक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा इस तरह से आता है। अब बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग टीम्स के बीच में, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर को एम्पथाइज करना होता है कि इंजीनियरिंग टीम कैसे सोच रही है, कि उनको स्केलेबिलिटी की सोच होगी, उनको होगा कि सबसे आसान तरीके से एक फीचर कैसे बनाए। अगर मैंने बोला कि हमने एक नई ऐप बनानी है, राइट, वो कोई डिलीवरी सर्विस है, राइट, खाना पीने का डिलीवरी सर्विस है, तो कौन सा फीचर अभी बनाने जरूरी है, कौन सा फीचर कल के दिन बना सकते हैं, तो उसके हिसाब से एक रोड मैप बन रहा होता है और वो इंजीनियर उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। और फिर उस रोड मैप के अंदर कौन सी टिकट्स बन रही हैं। तो ऐसे जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, यूर कोलैबोरेटिंग विद इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और कस्टमर्स। तो आप सबसे बड़े एडवोकेट हैं कस्टमर के, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कस्टमर के सामने खड़े होते हैं और उनके पेन पॉइंट समझते हैं कि उनको कौन से फीचर्स बनाने की जरूरत होती है। तो बहुत सारे लोग जिनको इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट होते हैं वो इवेंचुअली प्रोडक्ट मैनेजमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको शौक है तो हम बिल्कुल उस पर बात कर सकते हैं। और इवेंचुअली जैसे मैं बोला था कि एक फीचर की सक्सेस भी होती है। अगर हमने एक फीचर रिलीज किया कि आप डिलीवरी करवा सकते हैं किसी खाने पीने की चीज की, और फिर उसमें हमने एडिशनल फीचर डाला कि आप कोई दो डिफरेंट रेस्टोरेंट से एक साथ कर सकते हैं और फिर एक ही ड्राइवर एक साथ कर देगा, राइट, वो एक एल्गोरिदम में उन्होंने एडिशनल चीज डाली है। अब वो फीचर, उसमें स्कोप लगता है, इंजीनियर का टाइम लगता है, 5-6 लोग की इंजीनियरिंग टीम है, एक महंगा प्रोसेस होता है। अब वो फीचर का फायदा क्या हुआ? तो एक्चुअल केपीआई कहते हैं उसे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। बेसिकली डेटा आप ट्रैक कर रहे हैं कि जनरली सक्सेस बिजनेस के लिए हुई है, मतलब लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं आपको, डेली मेंबर ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, और एक्चुअल उस फीचर का सक्सेस क्या था। आई थिंक एक सवाल है, सजवाल, सॉरी अगर मैंने सही नहीं कहा। Do you have a question? मे बी गलती से हाथ रेज हो गया। अगर क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लें या वो कमेंट में डाल दें। तो दैट्स काइंड ऑफ अ जनरल लेवल प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, उनकी कोलैबोरेशन इंजीनियरिंग के साथ कैसी लगती है। और कोई सवाल है स्लाइड पे? तो शिफ्टिंग गियर्स, अब प्रोडक्ट लेड इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लेड इंजीनियरिंग है कि आपकी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज कभी टेक्नोलॉजी लेड होती हैं जिनको उनको पता है कि हमने इस तरह का टेक्नोलॉजी बनाना है और वो उनका प्राइमरी गोल होता है। और कोई कंपनीज होती हैं जिनको पता है कि हमारा एक यूजर है, एक पर्सन है जिसका एक प्रॉब्लम है, राइट। मे बी एक कंपनी स्टूडेंट्स को टारगेट करे, स्टूडेंट्स के लिए ट्यूटरिंग की रिसोर्सेज चाहिए और उस तरह का टेक्नोलॉजी बनाना है कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हों, राइट। वो एक प्रोडक्ट लेड इंजीनियरिंग और होगी जो प्रोडक्ट बना रही है, अंडरस्टैंडिंग कि वो स्टूडेंट जो उनका यूजर है वो क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कब पढ़ रहा है कब नहीं पढ़ रहा, किस तरह से पढ़ रहा है, और उस पर्सोना को समझ के फिर वो बना रहे हैं उनका रोड मैप, राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक यूजर सेंट्रिक प्रोसेस है, यूजर फोकस्ड है।
तो प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ऑफ द यूजर्स, इंजीनियरिंग टीम और प्रोडक्ट मैनेजर्स बहुत क्लोजली काम करते हैं अंडरस्टैंड करने के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और पेन पॉइंट्स क्या हैं, और जब फीडबैक मिले यूजर से उसकी काफ़ी वैल्यू मिलती है और उसको पुश करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि एक इटरेटिव प्रोसेस है, तो यूजुअली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें ज़्यादा स्लो चलती हैं, रिलीज कोड का रिलीजेस स्लो होती हैं। लेकिन जब आप एक यूज़र के हिसाब से बना रहे हैं, यूज़र की नीड्स शिफ्ट हो सकती हैं और ज़्यादा तेज़ी से होती हैं एज अपोज टू अगर आप कोई बिजनेस टू बिजनेस लेवल लाइक एंटरप्राइज का फीचर बना रहे हैं। जब यूज़र होता है उसकी नीड्स बदलती रहती हैं, राइट। जैसे इंस्टाग्राम, समझ लो इंस्टाग्राम में नए फीचर्स आते रहते हैं, राइट। और वो हमेशा हमारा फीडबैक लेते रहते हैं कि ये वाला फीचर हमने रिलीज किया है, राइट। इंस्टाग्राम ने टिकटॉक स्टाइल वाला रील्स डाला है, राइट। कितना यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस तरह के वो डेटा अपनी तरफ ट्रैक कर रहे होते हैं। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स जो है, जो इधर मैंने लिखा हुआ है, you're building a minimum viable product. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है कि एक फीचर है, उसका सबसे सिंपल फॉर्म क्या है जो कि आपके नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग टीम के साथ बैठे हुए हैं, आप यूजुअली ये नहीं कहते कि पूरा फीचर चाहिए जिसमें सारी एज केसेस हो, सारा हैंडलिंग हो, सारा एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि जरूरी नहीं है वो भी हों। आप टिपिकली कहते हैं कि सबसे जरूरी एक दो चीजें क्या हैं, और फिर उसके ऊपर आप इटरेट करते रहते हैं अगर आपको प्रूफ मिला कि लोग यूज कर रहे हैं। तो दैट्स द इटरेटिव साइड ऑफ थिंग्स। तो उसमें ए बी टेस्टिंग भी आती है, यूजर डेटा भी आता है। ए बी टेस्टिंग अगर फोक्स को नहीं मालूम तो दैट वुड बी, अगर मैं एक फीचर डिलीवर कर रहा हूँ तो उसके दो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केटिंग टीम्स होती हैं, मार्केटिंग टीम्स सोशल मीडिया का पोस्ट भेजती हैं, राइट। सोशल मीडिया का पोस्ट एक लाल रंग का हो सकता है, एक नीले रंग का हो सकता है। अब वो देखेंगे कि कौन से पोस्ट पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, तो वो उनका एक क्विक ए बी टेस्ट है। उसी तरह आप फीचर्स के साथ भी इस तरह कर सकते हैं कि फीचर के इम्पैक्ट कौन से थे और कौन से तरफ लोग लीन कर रहे हैं। तो ये भी इस तरह के रैपिड और इटरेटिव स्टाइल से आपकी रिक्वायरमेंट्स क्योंकि चेंज होते रहती हैं, आप भी इटरेटिव स्टाइल में चल रहे होते हैं। तो ये नॉट ओनली एक टेक्निकल लेवल और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी है, ये एक कल्चरल लेवल पे भी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बना हुआ है कि चीज़ें बदलती रहेंगी और हमें एजाइल और अडेप्टेबल होने की कोशिश होगी। तो मेरा लास्ट पॉइंट यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, वाई डज इट मैटर टू यू। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, कैसे कैसे नहीं चल रही है। आपको तो कोड डिलीवर करना है, तो आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तो जनरली मार्केट सक्सेस है और कंपेटिटिव एडवांटेज है ऑन अ बिजनेस लेवल, राइट। शायद आपको उससे कम फर्क पड़े, या आप पूछेंगे कि मुझे कम फर्क पड़ता है अगर मेरी कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल है कि नहीं है, जो कि वैलिड पॉइंट है। तो इसलिए मैंने ज्यादा ग्रैन्युलर लेवल पे लिस्ट किया है कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, जो आपके इंडिविजुअल रोल है, अगर आप डिलीवर कर रहे हैं फीचर्स जो कि कॉन्क्रीट लेवल पे प्रूव हो रहे हैं कि ये फीचर्स काम के हैं, राइट, उससे एक जॉब सिक्योरिटी बूस्ट होती है और आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। आई थिंक एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका है कि amazon, जो कंपनी amazon, उनके काफी ले ऑफ्स हुए हैं रिसेंटली, आप न्यूज में भी पढ़ सकते हैं, राइट। amazon कौन सी डिपार्टमेंट ले ऑफ करती है, क्यों ले ऑफ करती है, कैसे सेलेक्ट करते हैं ले ऑफ करना, राइट। जो जॉब सिक्योरिटी अगर आपको सबसे जरूरी वो चीज है, तो कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स में हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट सबसे यूज में नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा कम पैसे बना रहा है और ज्यादा पैसे जा रहे हैं। हम 20 लोगों की सैलरी दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल उस प्रोडक्ट में पैसे कम आ रहे हैं, तो फिर उस पूरे डिपार्टमेंट को हटा देते हैं अगर वो उनको नजर नहीं आ रहा होता कि पैसे बन रहा है, राइट। तो इवन दो आप इंजीनियर हैं और आप फीचर परफेक्टली बना रहे हैं, फीचर की सक्सेस आपको एक्चुअली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इन दैट सेंस।
तो जैसे मैं मेरे एक्चुअली दो दोस्त हैं अमेजोन में ही, एक का ले ऑफ हुआ, एक का नहीं हुआ, प्योरली बिकॉज उस फीचर का डिपार्टमेंट जो था उसका सक्सेस कम था, तो उन्होंने वो फीचर ही एलिमिनेट कर दिया था। तो आई एम जस्ट सेइंग, आई एम कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि इस तरह की चीज आपको भी इफेक्ट इनडायरेक्टली करती है, और उसमें आपका भी सबसे ज्यादा फायदा है कि इस तरह का प्रोसेस में आप बस फॉलो अलोंग नहीं, लेकिन एम्ब्रेस करें और पुश खुद करें ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको लगे कि उसकी जरूरत है। एनी क्वेश्चंस इस वाली स्लाइड पे? ओके, तो आई वांटेड टू डू अ केस स्टडी। आई थिंक अभी हम बहुत हाई लेवल और जनरली बात कर रहे हैं, और मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। I'd like to give a case study at a company जिसमें एक्चुअली मैंने काम किया है। लीनतास एक स्टार्टअप है जो कि आज के दिन यूनिकॉर्न स्टेटस उसे कहते हैं। यूनिकॉर्न स्टेटस होता है जब 1 बिलियन बी के साथ 1 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन हो जाती है कंपनी की, तो उसको यूनिकॉर्न स्टेटस दे देते हैं। तो ये कंपनी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लेड अप्रोच था, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा था। तो आई लाइक टू शेयर दैट विद यू। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इश्तेहार है उनके प्रोडक्ट के लिए, लेकिन उस पर ध्यान दें कि वो यूजर को समझ के और फिर यूजर को समझ के एक सोल्यूशन बना रहे हैं। तो उस पर बस ध्यान देना। अभी आई थिंक 1-1.5 मिनट के लिए प्ले कर लूंगा, फिर पॉज कर लूंगा। Virtually every infusion center has four big challenges. सबको आवाज आ रही है? Could I get a confirmation? जी सर, वॉइस आ रही है। Okay, thank you. Long patient waiting times, midday peaks in the infusion schedule, overburdened nurses, and capacity management. Why does that happen? Because almost every day starts with slow mornings and ends with slow evenings, with a chaotic period of time in the middle of the day. Most patients want to avoid the morning and afternoon rush hour, schedule their clinic and infusion appointments on the same day, and have varying treatment times. Moving them smoothly is a complex math problem existing workflows aren't equipped to handle. Let's take a 35-chair infusion center that operates 10.5 hours per day, treating 5 types of appointments: 1 hour, 2 hours, 3 to 5 hours, 6 to 8 hours, or 9 or more hours. 4 sets of patients can start their treatment at 10-minute intervals. That's 256 possible start times or slots per day. What's the number of ways in which these patients can be started? A number with over 100 zeros behind it. There's absolutely no chance of stumbling on the right answer through simple rules like scheduling long appointments in the morning and short appointments in the afternoon, or by scheduling to a chair, a pod, or a nurse. Existing workflows don't even attempt to optimize the schedule. Block scheduling simply does not work. How can we solve it? Using machine learning and predictive and prescriptive analytics. That's where IQ for infusion centers, a lean toss product, comes in. IQ looks at your daily appointment patterns. I think to keep it from getting too long, यहाँ pause कर देता हूँ। तो आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग कॉल आउट्स हैं यहाँ पे। तो पहले वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है नर्सेज के साथ, राइट? अब मेरा बैकग्राउंड कोई मेडिसिन में नहीं है, आई एम असूमिंग कि ज्यादातर लोगों के जो इस कॉल में बैठे हैं उनके पास बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि हम नर्स और डॉक्टर और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, राइट? इवन दो जब मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहा था, यहाँ मेरा बैकग्राउंड नहीं था इसमें, लेकिन वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि बैठो इनके सामने और उनकी प्रॉब्लम समझो, राइट? तो उसका एक फायदा काफी निकला था। तो I'll show that in the next slide। लेकिन फॉर दिस उन्होंने वीडियो बनाई है, आई थिंक उसकी काफी वैल्यू है कि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि आज के दिन कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, कि एग्जिस्टिंग सोल्यूशन बस आपको स्केड्यूल बनाने देते हैं लेकिन रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो अगर आप बस ऐसे ही बना रहे हैं तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आपके पास सबसे अच्छा स्केड्यूल बनेगा।
तो हमारे साथ हम प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग और ये सब अच्छी चीज़ें करते हैं। आपके लिए एक ऑप्टिमाइज स्केड्यूल मिलेगा और फिर इवेंचुअली हम कस्टमर के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे साथ 1 साल ट्रायल करें और हम प्रूव कर देंगे आपको कि आपकी हॉस्पिटल लाइक 5% ज़्यादा एफिशिएंट चल रहा है। और 5% फॉर हॉस्पिटल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती है, राइट? तो ये उनका पिच था। तो काइंड ऑफ शिफ्टिंग इनटू हम इससे क्या टेक अवे ले सकते हैं, तो ये उन्हीं का डायग्राम है कि पहले आपका ये इस तरह फ्लो था, अब हमने इस तरह कुछ अच्छा सा कर दिया है, उसमें आपका टाइम बचेगा और नर्सेज का टाइम बचेगा और इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। तो द प्रोडक्ट लेड अप्रोच के कस्टमर सक्सेस से लेके, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है कस्टमर के साथ, UI UX डिज़ाइनर से लेके, प्रोडक्ट मैनेजर से लेके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक लेके, और हमारे डेटा साइंटिस्ट भी थे, डेटा साइंस तक लेके, हम कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हम हमेशा प्रैक्टिस करते थे। पहले थे कि हम पेन पॉइंट में एक्सपर्ट बन रहे थे, राइट? हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम थी, टिपिकली आप काफ़ी दूर हो जाते हैं कि हम सॉल्व क्या करना चाह रहे हैं, और आप लिमिटेड होते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स मिली है, हम ये बना रहे हैं, राइट? लेकिन एक फ़ायदा आता है जब आप उस रैम से बाहर निकल के थोड़ी कोशिश करें कि हम क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, वो किस तरह यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को। इस तरह के जब आप सवाल करते हैं तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेशन भी ज़्यादा आसान होती है। और खुद ही मेरे एक्सपीरियंस से खुद ही मैंने देखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अपनी आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो कि शायद प्रोडक्ट मैनेजर UI UX ने सोचे हुए भी नहीं हो। तो उसमें काफ़ी सारा फ़ायदा होता है जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बस सीधा सीधा कहता है कि आप बता दें क्या बनाना है, मैं बना दूंगा, बना दूंगी। उसमें उस लेवल का फ़ायदा एक इटरेटिव प्रोसेस कम होता है और वन साइडेड ज़्यादा होता है। तो इन दिस केस पेन पॉइंट्स आप समझ रहे हैं कि पेशेंट वेट टाइम्स हैं, दिन के 12 बजे यूजली सब लोग आ जाते हैं, नर्स ओवरबर्डनड है, कैपेसिटी मुश्किल है, तो उस प्रॉब्लम में हम एक्सपर्ट बन रहे थे। तो इवन हमारी इंजीनियरिंग टीम को ये प्रॉब्लम अच्छी तरह आती थी। दूसरी बात थी कि जो मार्केट में गैप था वो हम समझ रहे हैं, राइट? दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं। अगर पूरी टीम को ये समझ आता है कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसमें भी एक ज़्यादा इटरेटिव प्रोसेस ज़्यादा आता है। जो हम बात करते हैं प्रोडक्ट लेड इंजीनियरिंग में, इटरेटिव काफ़ी ज़रूरी होता है। और फिर यूज़र ड्रिवन डिज़ाइन का एस्पेक्ट है। अभी मैंने वीडियो थोड़ी जल्दी मैंने बंद कर दी थी क्योंकि वो लंबा हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट स्क्रीन्स में वो फिर प्रोडक्ट का लुक एंड फील दिखाने शुरू हो जाते हैं, जो कि इस तरह का कुछ है। तो आप समझ रहे हैं कि आपका यूजर किस तरह का प्रोफाइल, कौन सी पर्सोना है। अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे हैं, डेटा साइंस साइड पे हैं, आप डोमेन नॉलेज कह देंगे उसको, कि आप डोमेन नॉलेज समझ रहे हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन है, कि आपके पास नर्स है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और आप मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम और उसका डेटा डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप किस तरह डिस्प्ले करेंगे कि एक नर्स है जो बहुत सारा मूव अराउंड कर रही है, 5 मिनट कंप्यूटर चेक कर रही है, इस तरह के प्रोसेस में उस नर्स को सबसे आसान चीज क्या होगी समझने में, राइट? अगर आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, तो आप डोमेन नॉलेज अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नर्स का अगर 8 आवर कैपेसिटी है तो पूरे 8 आवर्स काम नहीं कर सकती, उसको लंच की ब्रेक की ज़रूरत होगी, तो उसके अराउंड हमें अडाप्ट करना चाहिए। और मे बी वो शाम के 5 बजे नहीं होना चाहिए, दिन के टाइम में होना चाहिए, राइट? तो वो डोमेन नॉलेज से आप कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर सकते हैं और आप अपने फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं, उस तरह के प्रोसेस में हेल्प हो सकती है। तो यूजुअली अगर सिर्फ प्रोडक्ट साइड से वो आ रही है चीज़, तो 50% फायदा है। अगर एक इटरेटिव प्रोसेस है जो दो तरफ चल रहा है, 100% फायदा का पोटेंशियल है। एनी क्वेश्चंस इस वाली स्लाइड पे? Oh. तो काइंड ऑफ ट्रांजिशनिंग हियर, अभी पहले हमने बात की है कि प्रोडक्ट लेड अप्रोच और प्रोडक्ट थिंकिंग के फायदे क्या होते हैं। एज एन इंजीनियर भी या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है,
लेकिन लेट्स से फोकस ऑन इंजीनियर, एक प्रोडक्ट थिंकिंग के माइंडसेट के फायदे क्या है? आपको जॉब सिक्योरिटी में भी फायदा हो सकता है, कंपनी के सक्सेस में भी फायदा हो सकता है, बहुत डिफरेंट तरह से आपको फायदे आ सकते हैं, राइट? मेरा दूसरा, मैं जो एवेन्यू लेना चाह रहा हूँ इस टॉकिंग अबाउट कि एआई आजकल काफी हॉट टॉपिक हुआ है। एआई में उस पे ग्रैन्युलर लेवल पे नहीं जा रहा कि आज के दिन चैट जीपीटी है और क्या ऑफर करता है क्या नहीं करता है। आई एम श्योर आप लोगों के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ सकते हैं इस टॉपिक पे। मैं जनरली सिर्फ एआई और इंडस्ट्री के, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एआई का इम्पैक्ट क्या है उस पर बात करना चाह रहा हूँ, एंड हाउ दैट रिलेट्स टू आप जब जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ऑन अ जनरल लेवल, अब आपका जनरेटिव एआई आया है तो कंटेंट बनाना आसान हो गया। मैं अगर स्लाइटली टेक्निकल हूँ, मैं कोड ज्यादा आसानी से बना सकता हूँ। मैं अपना जो बग आता है, मैं बग सीधा कॉपी पेस्ट करके मुझे सोल्यूशन मिल सकता है। तो अगर पहली लेयर थी स्टैक ओवरफ्लो, और स्टैक ओवरफ्लो से भी पहले कुछ भी नहीं था, किताबें थी, राइट? किताब लेवल पे मुझे 5-6 घंटे लगते थे डीबग करने में। स्टैक ओवरफ्लो आया तो मुझे 1 घंटा लगेगा, अब मुझे 5-10 मिनट लगेंगे, राइट? तो द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, जो मेरा पहला पॉइंट है, वो इंक्रीज हो गया है। और उसके साथ साथ जो डिफिकल्टी है वो भी थोड़ी कम हो गई है। कि एक प्रोजेक्ट अगर मैंने बनाना है, एक मैंने स्क्रिप्ट अगर बनानी है जो कि इंस्टाग्राम के एपीआई को कनेक्ट कर रही है, राइट? आज के दिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीज हो गई हैं, सैंडबॉक्स टूल्स आ गए हैं और जनरेटिव एआई के टूल्स आ सकते हैं जो एसेंशियली आपके लिए पूरा ये बना भी सकते हैं। आप उसको एपीआई डॉक्स भेज के वो आपको एक्चुअल कोड लिख के दे देगा, राइट? तो दैट प्रोसेस इज गॉटन मच फास्टर इन रिसेंट टाइम्स, राइट? और हैंड इन हैंड के, क्योंकि ये प्रोसेस आसान हो गया है, दैट मीन्स द बार बनाने के लिए वो भी लोअर हो गया है। कि एक ज्यादा जूनियर इंजीनियर उसी चीज को बना सकता है और प्रॉब्लली वो कम प्राइस पे लेगा, राइट? तो इन जनरल कि एक ही स्क्रिप्ट के लिए उसकी प्राइस कम होती जाएगी, राइट? तो दीज आर द जनरल ट्रेंड्स जो कि हम देख रहे हैं। तो फॉर माय नेक्स्ट पॉइंट, मैं एक जनरल एनालॉजी लाइक कंपैरिजन बना रहा हूँ ताकि मैं अपना पॉइंट बना लूँ। लेकिन आई एम कंपेयरिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक जर्नलिस्ट और ब्लॉगर तरह से है, राइट? कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस करते हैं, वो एक कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस करते हैं। डेवलपर कोई ऐप बनाता है, स्क्रिप्ट बनाता है, जर्नलिस्ट ब्लॉगर कोई ब्लॉग बनाता है, आर्टिकल बनाता है, तो एक पीस ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस जस्ट जनरल मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ ताकि अपना अगला पॉइंट दिखा पाऊँ। तो प्री जनरेटिव एआई एक नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कंटेंट कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ मीडियम क्वालिटी का है, राइट? कोई जूनियर लेवल पे बना रहा है तो इतना अच्छा नहीं है, कोई एक्सपर्ट बना रहा है तो उसको ग्रीन कह देते हैं, और कोई मीडियम बना रहा है तो येलो कह देते हैं। तो एक नेचुरल लेवल पे था कि 10 साल पहले कैसे कंटेंट बनता था। तो इस केस में 20% डार्क ग्रीन है, वेरी गुड है, 3 out of 5 60% एवरेज कह देते हैं, राइट? तो दैट्स द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होना चाहिए। अब जनरेटिव एआई के नए प्रोसेस में आई वुड आर्ग्यू कि शायद इस तरह ज्यादा लग रहा है। आज के दिन चैट जीपीटी को अगर आप कुछ कहेंगे कि मुझे कंटेंट लिख के दे दो, अच्छा होगा, उसकी इंग्लिश सही होगी लेकिन काफी रिपीटेटिव होगा, काफी जनरल लेवल पे होगा, तो मैं उसको येलो क्लासिफाई कर रहा हूँ। अब हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो ज्यादा अच्छा है, और ये भी हम कह सकते हैं कि 2 साल में वो ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन फॉर नाउ आज का लैंडस्केप कुछ इस तरह का लगता है, राइट? तो आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग कॉल आउट्स हैं। एक है कि अब जो है ग्रीन्स 1 out of 5 होने की जगह 1 out of 10 हुए हैं, राइट? इसका मतलब है कि एक एक अच्छे कंटेंट की पीस की एक्चुअली वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि वो ज्यादा कम ऑफन नजर आता है। अगर एक चीज है, जैसे सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स में सिखाते हैं, अगर एक चीज कम ऑफन नजर आती है, सप्लाई कम है, तो उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, राइट?
क्योंकि सब लोगों को एक्सपर्ट या सबसे अच्छी चीज चाहिए होगी, अगर वो कम मिल रही है तो उसकी वैल्यू एक्चुअली बढ़ जाएगी, राइट। और एट द सेम टाइम इस साइड पे जो मैं कह रहा हूँ कि अगर ज्यादा एवरेज लेवल कंटेंट आ गया है, राइट, उसी तरह के, मैं कहूँ कि एक स्क्रिप्ट है इंस्टाग्राम पे एपीआई दे रहा है, राइट, दैट्स अ मोर स्टैंडर्ड तरह की चीज, उसमें आपको एक एक्सपर्ट की शायद जरूरत नहीं पड़े, राइट। उस तरह की चीज में अब अगर चैट जीपीटी भी ये बना पा रहा है, एक जूनियर लेवल इंजीनियर के पास टूल्स भी आ गए इस तरह की चीज बनाने के लिए, इवेंचुअली द बार उस चीज को बनाने के लिए वो लोअर होती रहेगी। एंड व्हाट विल एंड अप हैपनिंग इज के लोग फिर compete कर रहे होंगे कि मैं 10,000 रुपए में बना सकता हूँ, मैं 5 में बना सकता हूँ, मैं 2 में बना सकता हूँ, एंड यू विल एंड अप रेसिंग कि कौन सबसे सस्ती चीज बना सकता है, उसी चीज को सबसे सस्ता कौन बना सकता है। एंड दैट is not a good race to be in, मतलब that वो lucrative space नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं सबसे सस्ता चीज बना सकता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने कमीज है तो मैं कपड़ा सबसे सस्ता बना रहा हूँ, कोई ना कोई होगा जो उस कपड़े को ज्यादा सस्ता बना सकता है, तो उस वाले गेम में पढ़ना काफी मुश्किल है। एंड इट्स मच मोर वैल्यूबल कि आप डार्क ग्रीन बनने के गेम में आए, राइट, क्योंकि उसमें आपका गैप जो डलता है, इट्स द क्वालिटी एंड द एक्सपर्टीज, लेकिन जब आपकी वो एक्सपर्टीज आ जाएगी तो आपकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी, एक्चुअली प्री जनरेटिव एआई से भी शायद ज्यादा हो, राइट। तो माय पॉइंट हियर इज के इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द गेम ऑफ मैं सब एवरेज है मैं भी एवरेज हूँ, और उससे फिर आप उस रेस में पड़ जाएंगे कि कौन सबसे सस्ता डिलीवर कर सकता है। आज के दिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, 10,000 एप्लीकेंट्स हैं, 1,000 एप्लीकेंट्स है, एक जॉब है, राइट, क्योंकि वो सारे एप्लीकेंट्स सिमिलर लेवल पे हैं, सबने कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटी में किया हुआ है, सबने सिमिलर डिग्री ली हुई है, सबने एक कोर्स लिया हुआ है जिसमें वो बेसिक फुल स्टैक के ऐप ले सकते हैं। तो इट्स अ चैलेंजिंग टाइम, नॉट, मैं किसी से वो वैल्यू नहीं लेना चाह रहा, काफी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है अगर आपने ये सब किया हुआ है, लेकिन दैट्स जस्ट द रियलिटी कि इसमें चैलेंज आपको क्या आएगा, राइट। जो लोग टाइम लगा के किसी चीज में एक एक्सपर्टीज बनाएंगे, उनको अभी तक रिक्रूटर्स उनको रीच आउट कर रहे हैं कि आए प्लीज हमारे लिए काम करें, राइट। तो दैट्स द डिफरेंस, क्योंकि रिक्रूटर्स को भी जनरली इस लैंडस्केप का अंदाजा है। एनी क्वेश्चंस इस वाली स्लाइड पे? एंड मैं नेक्स्ट ट्रांजिशन उस पर करूंगा कि हम टेंजिबली क्या स्टेप्स ले सकते हैं जॉब सिक्योरिटी वगैरह के लिए। लेकिन इस स्लाइड पे कोई सवाल, कुछ कमेंट्स हैं? ओके, I have a question. Abdul Rahim said, let's assume you are a product manager and you got a client. Client wants to make a product about some service which you don't have any idea about. For example, they want some auditing or sale purchase application and you don't have prior knowledge of accounting. What do you do at this point? Do you involve other persons or ask client for profound explanation? So, आई थिंक ये अच्छा सवाल है। आई थिंक केस बाय केस ही हो सकता है ये वाला। अगर आप खुद पढ़ सक, जैसे मेरे कॉलेज में एग्जाम्स होते थे और मैं नाइट बिफोर कभी कभी पढ़ता था और फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे, राइट। तो आई थिंक देयर सम लेवल ऑफ केस बाय केस आपको समझना होगा कि क्या सबसे अच्छा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन लेना। अगर आपने डील सिक्योर कर ली, अगर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी कि डील हाथ से नहीं जाए, तो डील सिक्योर करने के बाद आप कोई बहाना दे के कह दें कि मैं पूरा समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, पूरा मैं आपका प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मैं बेवकूफ़ सवाल कर लूंगा, लेकिन प्लीज़ आप मुझे मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि आपके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन से हम चीज़ बना रहे हैं, और कुछ इस तरह का एक्सक्यूज दे के उनसे फुल्ली अंडरस्टैंड कर लें कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। फिर थोड़ा बहुत आपको भी खुद रिसर्च करना होगा, होपफुली वो आपको जवाब उससे मिल जाएगा। एक और सवाल आया है, अगर किसी ने वेब डेवलपर बनना है तो
डीएसए क्या होता है? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? सर आई थिंक ये डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हमें डेटा ओके, स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना चाहिए। आई सी, ओके। किसी ने वेब डेवलपर बनना है तो डेटा स्ट्रक्चर से करना है या सी प्लस प्लस से? नहीं, अच्छा सवाल है। मैं सबसे बेस्ट सूटेड नहीं हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने स्टार्ट तो किया था। तो generally I think data structures is a great place to start. Generally आपको data structures आने चाहिए, और इवन जब वेब डेवलपर और फुल स्टैक के इंटरव्यूज दे रहे होंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स आपके इंटरव्यूज में काफी आएंगे। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स जनरली आने चाहिए। अब कौन सी लैंग्वेज में आपको आए, आई वुड एक्चुअली आर्ग्यू कि शायद उसमें कम इम्पोर्टेंस है। जनरली ट्रेंड वेब डेवलपर्स के सर्टेन स्टैक्स वो पसंद करते हैं, जैसे मर्न स्टैक है, MERN स्टैक है, राइट? वो मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट नोड, राइट? वो एक स्टैक है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो अगर आपको उस टेक्नोलॉजी स्टैक के सारे लैंग्वेजेस का आइडिया है, उन फ्रेमवर्क्स का आइडिया है, और फिर डेटा स्ट्रक्चर्स में आप जावास्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उस एल्गोरिथम क्वेश्चन की, तो आई थिंक आपका वो सॉलिड फाउंडेशन रहेगी। टिपिकली कुछ दो तीन, यूजली जावास्क्रिप्ट होता है या पाइथन फ्लास्क होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री में आपको नजर आ रहे हैं, मे बी पाकिस्तान में डिफरेंट लैंडस्केप है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो इंडस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा ट्रेंड नजर आ रहा है उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी सीख लें, और डेटा स्ट्रक्चर्स हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो होपफुली आपको उससे सवाल मिल गया, जवाब मिल गया। एनी अदर क्वेश्चंस? थिंक मेरी लास्ट स्लाइड है। अगेन मेरी असम्पशन है कि फोक्स आज इस कॉल में उनको इंटरेस्ट जॉब ऑफर्स और जॉब सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों में, तो मैंने टारगेट उस तरह किया है, लेकिन जनरली कोई भी सवाल वेलकम है। तो आई थिंक ऑन अ जनरल लेवल माय पॉइंट इज के द पूल इज डिफिकल्ट। वो नेचुरल है, हमेशा आपको लगेगा कि 1,000, 300, 500 लोग अप्लाई कर रहे हैं और एक जॉब है, और मुझे हंड्रेड्स ऑफ रिजेक्शन मिली और शायद एक एक्सेप्टेंस मिले। दैट इज ए नेचुरल प्रॉब्लम, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा होगा। तो आई थिंक द जनरल गोल इज हाउ डू यू बी द डायमंड इन द रफ, या मिट्टी है उसमें आप हीरा बन रहे हैं, राइट? दैट्स योर गोल, कि आप स्टैंड आउट करें, कि सब लोगों के पास डिग्री है, सब लोगों ने एक कोर्स किया हुआ है, सब लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो मैं मिट्टी में एक हीरा कैसे नजर आऊं, राइट? तो दैट काइंड ऑफ ब्रेक्स आउट कि हमने दो कौन से टॉपिक्स पे बात की थी। तो एक था कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बने, राइट? दैट्स द ग्रीन डॉट्स एंड द येलो डॉट्स जो हम दिखा रहे थे, कि एज कंपटीशन बढ़ते रहेगा, राइट, लोगों का बार भी हायर होता रहेगा, तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि मैं एक एक्सपर्ट लेवल पे कैसे पहुंचूं, या एक नीश चीज पे स्पेसिफिक डोमेन में मैं एक्सपर्ट बन जाऊं, राइट? तो जब एक स्मॉलर सेगमेंट ऑफ कंपेटिटर्स होंगे, सप्लाई डिमांड कर्व डिफरेंट होगी, तो वन वे कि आप वो हीरा बन सकते हैं इसके आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे फोकस दें, राइट? जनरली लेवल पे उसमें आपको ज्यादा मुश्किल होगी। दूसरा पॉइंट इज कि आप कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स ऐड करें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है, आप उनसे एल्गोरिदम लिखने का कहें वो लिख लेंगे, लेकिन वो ये कम समझेंगे कि मैं क्यों बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ, यूजर का क्या सोच है, उस हिसाब से मैं क्या चेंज करूँ। प्रोडक्ट मैनेजर का उल्टा प्रॉब्लम है कि वो बहुत अच्छी तरह समझेगा कि यूजर को क्या चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी शायद वो कम समझे। तो मेरे लिए प्रायोरिटी होती है कि मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आनी चाहिए, मुझे आर्किटेक्चर लेवल पे मुझे बहुत अच्छा आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं हमेशा हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और CTO और इस तरह के लोगों से काफी बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे वो प्रोसेस मिल जाए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आपको हेल्प कर सकते हैं, और ये दो चीजें आइदर मिला के या सिर्फ एक चीज लेके आपको, एक्सक्यूज मी, ऑफर लैंड करने में या जॉब सिक्योरिटी करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक ये मेरा आखिरी स्लाइड था, होपफुली ये फोक्स के लिए हेल्पफुल था।
एंड देन अगर लोगों ने, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस का टाइम बाकी होगा, लेकिन अगर फोक्स ने लिंक्डइन में कनेक्ट होना है तो ये मेरा लिंक भी मैंने डाला हुआ है. थैंक यू वेरी मच अली आसिफ. माय नेम इज डॉक्टर रिजवान. तो मैं और डॉक्टर जफर हम आईकोट गुरु को करते हैं. मैं भी यहाँ पर सिलिकॉन वैली में होता हूँ एंड आई नो योर फादर पर्सनली. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. माशाल्लाह यू आर अ वेरी अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल. आपने इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव कर लिया है विच इज़ अमेजिंग. तो हमें हमारे लिए भी प्राउड की बात है. एंड थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम एंड गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स. और बिल्कुल हम करेंगे और फायदा उठाएं. आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स इस टाइम यूएस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा उठा सकें. और वो उनकी उनके एप्लीकेशन प्रोसेस में उनकी उसमें अगर आप की गाइडेंस शामिल हो तो इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू अचीव मोर सक्सेस. Yeah. तो बहरहाल थैंक्स फॉर योर टाइम. सैटरडे मॉर्निंग को आपने इतना टाइम दिया और इतना अच्छा गाइड किया. तो स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछें. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हैव हिम. Happy to help. अस्सलाम वालेकुम सर. यस, वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक्सपर्टी तो नहीं है एआई के अंदर, बट इनफ नॉलेज है लाइक कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी. और इसके बाद जो है मेरी मतलब एक यूरोपियन कंपनी के अंदर ही मतलब कि जॉब हुई है, जॉब मेन इंटर्नशिप हुई है. तो उसमें वो जेनेटिव एआई लाइक लॉन्ग चेन वगैरह और इस तरह की चीजें करवा रहे हैं. तो मुझे एक चीज, वो कभी कभी टास्क आता है उनका एआई बेस होता है, कभी टास्क आता है उनका मतलब के डेवलपमेंट साइड का होता है, कभी उनका टास्क होता है ब्लॉकचेन साइड का. अब एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा टास्क कौन सा है. तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जो मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है तो वो प्रिपेयर होना चाहिए, उसको किसी भी कोई भी टास्क दिया जा सकता है. तो इसमें मुझे ये गाइड करें कि एक्चुअली रोड मैप क्या होता है सो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या हम बिगनर के लिए क्या होता है कि हम कैसे इन सारी सिचुएशन को हैंडल करें. लाइक उन्होंने मुझे जब हायर किया था तो उन्होंने कहा था आप एक मशीन लर्निंग डेवलपर के तौर पर आ रहे हैं, लेकिन जब टास्क दिया कभी वो ब्लॉकचेन का होता है. ये बात नहीं है, एक होता है सोल्यूशन और एक चीज है मेरी एक्सपर्टी उस चीज के अंदर नहीं थी. मैंने उनसे बात की, फिर हमारी बातचीत चली. मतलब एक बेसिक स्किल जो होनी चाहिए कि ये क्राइटेरिया ये सब बच्चों को आना चाहिए, या सब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनको आना चाहिए. उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो तो कोई टास्क आ ही जाते हैं इस तरह के तो वो देते हैं. तो इसका थोड़ा सा मुझे आप थोड़ा गाइड कर दें कि हमारे लिए बेहतर कौन सा है, कि हम कौन सी जो है चार पांच या ऐसी कोई जो है स्किल्स हमारे पास लाजमी होनी चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. थैंक यू सर. अच्छा, मोहम्मद एक चीज बताएं, ये सर्विसेज की कंपनी है, ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं लाइक इन रिटर्न फॉर कैश, इस तरह है? सर ये सर्विस सर्विस की कंपनी है सर्विस की कंपनी है जी. और तो मोस्टली ये टारगेट करते हैं सर, ये आजकल जो बिटकॉइन है नहीं, और बिजनेस कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सही है, जी सर. ये समझ आ गया. हाँ, टिपिकली इस तरह का जो आपका प्रॉब्लम है ये सर्विस कंपनी में ज़्यादा नजर आएगा, ये नेचुरल है. और अगर वो कंपनी खुद फोकस नहीं रख रही कि हम इस तरह के टेक्नोलॉजी में फोकस कर रहे हैं तो नेचुरल है कि इस तरह आपकी फीलिंग आएगी, तो मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल. तो आई थिंक इसमें आपको, मैंने भी एक्चुअली सर्विसेज इंडस्ट्री में पहले शुरू किया था, तो ये आपको नेविगेट करना होगा अनफॉर्चुनेटली कि उनका एक सेट रोड मैप नहीं होगा. उनका प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जब भी उनको एक बिड मिलेगी उस हिसाब से उनका रोड मैप चेंज होगा. तो कोई कोई ये जो बातें हम कर रहे हैं वो आपके लिए जो सबसे ज्यादा अप्लाई होगी इसके मैं कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा स्पेशलाइज होना चाह रहा हूँ. अब आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन आपको ये इसमें भी फायदा होगा कि आप खुद चूज करें और ज्यादा पढ़ें किसी एक चीज में, और जो आपका नेक्स्ट रोल होगा आप उसमें एक स्पेशलिटी परस्यू कर लें. अगर आपको सर्विसेज में डाइवर्सिफाई होने का शौक है तो बिल्कुल आप करें, लेकिन अगर आपका गोल है कि मैं एक एक्सपर्ट बनूं और ये जो हम जॉब सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों की बातें कर रहे हैं
अगर वो आपको ज़्यादा वैल्यूबल लग रही है तो वो आपको ज़्यादा सप्लीमेंटल शायद करना पड़े, जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका एक्सपीरियंस डाइवर्सिफाई हो रहा है. Hopefully that was helpful. And comments के through कर देते हैं. Next one I'm seeing is from Abish Kumar. What is a good way to excel at problem solving? I think this is a great question. Problem solving typically मेरा approach होता है top down. Top down मतलब कि आप पहले प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह समझें, कौन महसूस कर रहा है प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और बेसिकली आप इतना फेमिलियर हो कि उस प्रॉब्लम को क्या फेस कर रहा है. कि यूजर है, उसको एक मुश्किल हो रही है एप्लीकेशन में, लेट्स से इस लेवल पे बात हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्या हो रही है, उसके मोटिवेशंस क्या हैं, उस लेवल पे आप बिल्कुल समझें. और फिर आप आइडिएट करें कि ऑल द डिफरेंट वेज की एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है. फिर आप एक प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं कि एक्सक्यूज मी, सबसे आसान तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने में सबसे मुश्किल क्या है. और टिपिकली एक इंजीनियरिंग टीम में, अगर इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, तो हमेशा आप आसान चीज़ पहले प्रायोरिटाइज करें और फिर उसको परसू करें कि इसको हम इस स्मॉलर चीज़ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस तरह से आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और फिर आप बैकवर्ड्स वर्क कर सकते हैं उससे. दैट्स द बेस्ट अप्रोच जो मैंने देखी है. और फिर एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, उसमें आप मेट्रिक डिफाइन कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं अपनी टीम को कि जो हमने चूज किया है वो सही चीज चूज की. सिर्फ डिसीजन बनाने में वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रूव कर रहे हैं कि मैंने जो डिसीजन बनाई वो सही थी कि नहीं थी. वो दूसरे लोगों को भी एविडेंस मिलेगा कि आप अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और आपको भी पता लगेगा कि मुझे क्या शायद डिफरेंटली करना चाहिए था. तो वो एक इटरेटिव प्रोसेस बन जाता है उससे. नेक्स्ट सवाल मुझे नजर आ रहा है मोहम्मद मूसा सियान. Please tell us about your postgrad study, the program you're pursuing, and how being at MIT is like. Um, तो मेरा program at MIT is a 1-year program. It's called the Chief Product Officer. जैसे कंपनी में CEO होता है, CTO होता है, उस तरह एक CPO है. तो it's focused around कि जो product leadership pursue करना चाह रहे हैं. तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है. ज़्यादातर लोग इस प्रोग्राम में like 10 to 20 years एक्सपीरियंस के हैं, तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाता है. और जो आज के दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की काइंड ऑफ ग्राउंड लेवल पे है, कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लेवल के आप इंजीनियरिंग से डायरेक्टली बात कर रहे हैं. जब आप लीडरशिप की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं तो ज़्यादा हाई लेवल स्ट्रैटेजी पे बात होती है. तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है. और वो MIT के कैंपस जाने का भी मुझे मौका मिला हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लगा था. इट्स लाइक अ 5-6 आवर फ्लाइट फॉर मी. जैसे कराची लाहौर जैसे मेरे लिए उस तरह होगा. एक्चुअली दैट्स नॉट एक्यूरेट. आई थिंक ज़्यादा दूर होगा. लाइक 6 घंटे की फ्लाइट थी. तो वो कैंपस देखने का मौका मिला था. आई थिंक इट वाज रियली फन, क्योंकि MIT का एक कल्चर सा बना हुआ है कि हमने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, और वो बहुत सारा उसको परसू करते हैं कि हम इस तरह आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं. तो उन्होंने काफ़ी इंक्यूबेटर्स और इस तरह की चीज़ें भी बनाई हैं कि सबसे दुनिया की मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं, तो एक थिंक टैंक सा बनाया हुआ है कि उसको कैसे सॉल्व करें. तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में हिस्सा लेने में काफ़ी मुझे फन लगता है. गुड क्वेश्चन. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अली, हाउस इट गोइंग जी? या यार अली, ये बताएं, आपका जो यू मेंशन्ड प्रोग्राम मैनेजर, तो प्रोग्राम मैनेजर इज बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट? Yeah, it's similar. कभी कभी कंपनीज थोड़े डिफरेंट होते हैं, कभी कभी प्रोजेक्ट से प्रोग्राम में जाते हैं एज लाइक एन एस्केलेशन, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ. मतलब आपका लाइक यू बेसिकली अ प्रोडक्ट मैनेजर, तो Yeah, प्रोडक्ट मैनेजर constitutes प्रोग्राम मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर वाले रोल्स, राइट? I would say कि प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक अपनी वर्टिकल है, तो दे ओन के
जैसे जिरा टाइप टूल्स होते हैं या साना या ट्रेलो टाइप टूल्स होते हैं जी कि जी they're कोऑर्डिनेटिंग के कौन से इंजीनियर को कौन सा काम मिला हुआ है, फिर वो चेक इन कर रहे हैं कि आपने अपना काम खत्म किया, अगर आपने किया तो वो ट्रैक कर रहे हैं कि and I think वो user stories are also a part of it. या लेकिन प्रोडक्ट मैनेजमेंट है कि पहले वो डिस्कवरी करें कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं और क्यों बनाएं, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजर यूजुअली यूजर के सामने नहीं बैठा होता, प्रोडक्ट मैनेजर यूजर के सामने समझ रहा होता है कि हम क्या चीज अच्छा बना सही so हाँ so the product program manager caters to the needs of the product manager रहे हैं। and which in turn gets implemented through the software engineering team. या तो फंक्शनली प्रोडक्ट मैनेजर एक्चुअल टिकट बना रहा है कि हम क्या बनाने एंड प्रोजेक्ट मैनेजर बस उस टिकट को कोऑर्डिनेट कर रहा है कि किसको मिल रहा है। तो For someone without like a solid computer science background, तो अगर आप ये CAPM कर लें and stuff like this, it's like the certifications हैं. So what's the route you see for to become a program manager या product manager? I mean या फिर आपकी coding बहुत strong होनी चाहिए for that. आई थिंक आप दोनों कर सकते हैं इन थ्योरी बगैर लाइक कंप्यूटर साइंस के फाउंडेशन होने के। यूजुअली आपका एक वैल्यू है प्रोडक्ट के लिए, यूजुअली किसी एक वैल्यू साइड से आना चाहिए, आइदर कंप्यूटर साइंस टेक्निकल बैकग्राउंड से आए या यूजर एक्सपीरियंस साइड से आए। तो किसी एक चीज में आपका दिखाना चाहिए कि मैं एक स्पेशलिटी है। डायरेक्टली यूजुअली कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में नहीं जाता, किसी एक साइड से आता है, या फिर लोग कोई जनरली स्ट्रेटजी कंसल्टिंग साइड से आ जाते हैं। लेकिन आपका किसी एक बैकग्राउंड से हो, लेकिन आई वुड से कि आप दोनों कर सकते हैं विदाउट द CS फाउंडेशंस। Okay, so what's the route इसके लिए? I mean, to get hired as a product manager या program manager. टिपिकली I mean, आप like for example, जैसे I'm a graduate of marketing from Monash University. So like these days I'm pursuing coding, yeah, or whatever. But वैसे क्या होना चाहिए? Like besides CAPM and such certifications, प्रोग्राम के लिए या प्रोडक्ट के लिए? both product and program. आई थिंक Thank you. आपको ये प्रूव करना चाहिए अपने प्रोफाइल में कि आपने एक एंड टू एंड डिलीवरी ऑन किया है, आइदर वो एक इंटर्नशिप के अंदर है या खुद ही आपने कोई प्रोडक्ट एंड टू एंड डिलीवरी दिखाई है। लेकिन फ्रॉम डिस्कवरी साइड टू कि क्यों बनाना है, क्या बनाना है, टू कोऑर्डिनेशन साइड के किस तरह बना रहे हैं। अगर आपने उसकी कोडिंग नहीं करनी तो आप किसी के साथ काम कर रहे हैं उस चीज को बनाने के लिए, और फिर इवेंचुअली उसका सक्सेस ट्रैकिंग के लिए, तो आप एक फुल एंड टू एंड स्टोरी दिखा सकते हैं कि मैंने एक चीज स्टार्ट टू फिनिश बनाई है और देखे कितना प्रोग्रेस हुआ और कितना अच्छा रहा। तो दैट शोज ओनरशिप, जो कि दोनों प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम में काफी काम आ सकते हैं। तो आपके इंटरव्यूज में इस तरह के सवाल ज्यादा आएंगे। अच्छा चलें, so put it in other words, basically आप कह रहे हैं for example किसी की मैंने वेबसाइट बनवा के दी, तो no matter मैंने उसकी खुद कोडिंग नहीं भी की, मैंने किसी से करवाई, but like I liaison with the users and जो भी उसके फिर आगे स्टेक होल्डर्स थे और पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड कंप्लीट करके दिया। Yeah, That's what you mean. yeah. All right, thank you. दानिश से सवाल आया है, could you tell us how you achieved all this? What was your journey? तो originally मैं बैकग्राउंड वाली स्लाइड पे चला जाता हूँ। तो this kind of lays out क्या थी स्टोरी। बेसिकली मैंने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस से किया था, एंड देन एक्चुअली मेरा HPE का एक्सपीरियंस एक इंटर्नशिप थी। तो HPE में आई वाज डूइंग अ डेटा साइंस इंटर्नशिप, एंड मेरी स्टोरी थी कि हम उनके एक एंटरप्राइज स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंपनीज को भी स्टोरेज की जरूरत होती है, तो उनके पास एक फिजिकल डिवाइस था जो कि हाइब्रिड, जैसे AWS के कंपेटिटर टाइप का। उसके प्रोजेक्ट में काम कर रहा था कि उस स्टोरेज डिवाइस का हम प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस इश्यूज कब आएंगी। तो हम सारा उसका डेटा एनालाइज करके वो प्रिडिक्शन बना रहे थे, और इवेंचुअली वो एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनने का प्लान था उसका। तो इंटर्नशिप के एंड में वो कह रहे थे कि हमारे VP ऑफ इंजीनियरिंग और इस तरह के कुछ 2-4 स्टेक होल्डर्स को आप प्रेजेंटेशन दे,
और मुझे अभी तक याद है कि उस प्रेजेंटेशन में मुझे शौक था दिखाने के लिए कि हम रिकमेंडेशन जो बना रहे हैं उस रिकमेंडेशन की वैल्यू इतनी है और उससे हमारे कस्टमर्स को ये वैल्यू आएगी। और जो मेरे पीयर्स थे जो दूसरे डेटा साइंस इंटर्न्स थे उनको ज्यादा शौक था कि हम दिखाएं कि हमने कौन सी एल्गोरिदम यूज की और उस एल्गोरिदम वर्सेस इस एल्गोरिदम पे क्या फर्क था और इस तरह की ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में उनको शौक था। तो आई रिमेम्बर कि वो एक्चुअली मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम मार्केटिंग वाले बन के क्यों बात कर रहे हो। तो दैट वाज लाइक द जोक जो उनका होता था। तो मुझे था कि अगर एक्चुअल वैल्यू कस्टमर को ये है तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो जो हमारा जो एडवाइजर था टीम का वो प्रोडक्ट मैनेजर था उससे हम वो बात कर रहे थे जोक की। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्सप्लोर करना चाहिए। तो दैट वाज माय फर्स्ट आई ओपनिंग कि मैं उस करियर को सोच रहा था उसके बारे में कि मुझे पता है कि मुझे कोड लिखना अच्छा लगता है, मुझे प्रोजेक्ट बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो सोच भी पसंद आती है कि हम क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। So that was kind of my journey, that was kind of like my first pivotal moment. फिर उसके बाद से मेरा हमेशा शौक था कि मैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स या मशीन लर्निंग ड्रिवन प्रॉब्लम्स का प्रोडक्ट साइड कैसे ओन करूं। तो लेक्सिस नेक्सिस के अंदर एक स्टार्टअप है थ्रेट मैट्रिक्स के नाम से, दे वर डूइंग रियल टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन। तो लेट्स से वॉलमार्ट या कोई दूसरी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, उनके पास जब रिक्वेस्ट आती है पेमेंट की, लॉगिन की, हम एक रियल टाइम फ्रॉड मशीन लर्निंग मॉडल रन करके उसका एक स्कोर देते थे कि इसका रिस्कीनेस क्या है। तो उस मॉडल का मैं प्रोडक्ट मैनेजर था फॉर एग्जांपल। तो वो मुझे मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था। टिकट मास्टर में भी सिमिलर हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि टिकट मास्टर में जब कोई आ रहा है, कॉन्सर्ट कोई खरीद रहा है टिकट की, तो उसका ट्रस्टवर्दीनेस किस लेवल का है। तो उसका एक स्कोरिंग मॉडल होता है। टिकट मास्टर ने उसको ऑलमोस्ट गेमिफाई सा किया हुआ है जिसमें यूजर एक्चुअली खुद अपने आप को वेरीफाई करता है कि मैं सही यूजर हूँ। तो इट्स अ सिमिलर प्रॉब्लम लेकिन इन अ डिफरेंट स्पेस। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो दैट वाज काइंड ऑफ माय जर्नी कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम्स का प्रोडक्ट साइड अच्छा लगता है। Okay, next question is, how is it like being besties with Taylor Swift? बहुत फन आता है मेरा। इट्स डेफिनेटली वेरी फन क्योंकि आप लोगों को शायद पता हो कि टेलर स्विफ्ट जो म्यूजिशियन है, लास्ट ईयर उसकी कॉन्सर्ट की ऑन सेल हो रही थी और पूरा वायरल पब्लिक न्यूज हो गई थी कि उसके यूजर्स वेटिंग लाइक क्यू में बैठे हुए थे टिकट खरीदने के लिए ऑन टिकट मास्टर, और 6 घंटे क्यू में रहे और 6 घंटे के बाद लिखा है कि सॉरी योर टिकट्स आरंट अवेलेबल। तो ऑब्वियसली सब बहुत नाराज थे, टिकटॉक्स बन रहे हैं, इंस्टाग्राम्स बन रहे हैं और पोस्ट हो रहे हैं, वायरल लोग ट्वीट कर रहे हैं टिकट मास्टर के सीईओ पे। तो पूरा एक फियास्को टाइप था। तो काफी लाइक एम्बेरसिंग था टिकट मास्टर के लिए पब्लिकली। तो उनको दिखाना था कि हम कुछ कर रहे हैं इसके बारे में। तो आई वॉज एक्चुअली हायर्ड ऑन टू द टास्क फोर्स जो कि इस इवेंट के बाद हुआ था टू प्रिवेंट इस तरह के इवेंट दोबारा होने के लिए। तो उन्होंने दिखाया था कि हम एक अब्यूज प्रिवेंशन टास्क फोर्स बना रहे हैं। तो आई वाज, वो इवेंट टेलर स्विफ्ट वाला नवंबर में हुआ था, दे हायर्ड मी इन जनवरी इसी चीज के लिए। तो दैट्स व्हाई आई मेक दैट जोक कि आई एम बेस्टीज विद टेलर स्विफ्ट क्योंकि जो टेलर स्विफ्ट वाला सिचुएशन था, आई एम नीज डीप इन दैट realm, कि उस तरह के इवेंट्स कभी दोबारा ना हो। It's fun for Yeah, me. वैसे ऊपर से what was your workaround to this queue वाला problem? Like I'm sure ये कोई queue का ही problem है ना, like बहुत सारा queue आपका server side पे। Yeah, the problem was कि tickets जो हैं they're a very valuable, कीमती चीज हैं और लोग उसको गलत तरीके से भी हासिल करना चाहते हैं। तो for sites like Ticketmaster लोग bots बनाते हैं, scripts लिखते हैं ताकि वो क्यू को bypass करके सब खरीद लें। तो they were actually successfully able to do that for the Taylor Swift situation. तो जब मैं ज्वाइन किया था टिकट मास्टर को, बेसिकली वो थोड़ा मैनुअल प्रोसेस से ये सब कर रहा था और डेटा सही तरह से ट्रैक नहीं हो रहा था। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग व्हेन आई जॉइन, इसके पहले तो हमारे पास सारा
डेटा फ्लो आए, कि सारे जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो एक जगह आए, और फिर उसको एक्चुअली एनालाइज करें उस डेटा को कि कौन से ट्रेंड्स हैं, एमएल मॉडल पर हम रिकमेंडेशन भी बनाएं, और फिर जनरल लेवल पे जस्ट रूल्स की हम पॉलिसी बनाएं कि अगर XYZ क्राइटेरिया मीट हो तो इस रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना होगा। तो वो एक जनरल लेवल पे था, लेकिन सही प्रॉपर तरीके से नहीं था। तो फॉर द लास्ट 10 months टिकट मास्टर की टीम आई एम बिल्डिंग आउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड थैंकफुली आज के दिन कोई ज्यादा एम्बेरसिंग न्यूज नहीं आई है टिकट मास्टर के लिए, क्योंकि अगर आती तो फिर प्रॉब्लम मेरी जॉब निकल जाती। मतलब आप AWS और AWS सच उनके ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग आप पावर्स यूज करते हो फॉर इंस्टेंट प्रोसेसिंग ऑफ ऑल दिस आई एम श्योर ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ डेटा। Yeah, there's a lots of data, तो वो प्रोसेस हम कर पाते हैं। आप AWS आपका वेंडर है? डिपेंड करता है, टिकट मास्टर इज लाइक 1917 से बनी हुई है, तो इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मेनी एक्विजिशंस जो कि हुई हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद इन टिकट मास्टर का डेटा डिफरेंट जगह में सेट होता है। तो पार्ट ऑफ द वर्क इज मैपिंग इट, जो कि डिफरेंट होता है, कभी AWS में होता है, मैपिंग इट टू वन लोकेशन, जो कि हमने अभी सेट किया हुआ डेटाब्रिक्स में। ओके नाइस, थैंक्स। I see a hand raise. Mirza, आपका अस्सलाम सवाल। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, आपको मैं देख रहा था, आप 100 टॉप मैगजीन में भी अपना नॉमिनेट हुए थे, और एज अ इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसकी क्या स्टोरी है, काइंडली वो बताएं प्लीज, किस बेस पे लाइक आप? थोड़े तो जो मैंने एक चीज नहीं लिस्ट की हुई, मैंने सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर लिखा हुआ है यहाँ। लेकिन आई वाज ए को फाउंडर इन अ कंपनी जो कि आज के दिन भी चल रही है, लेकिन इट्स इन द फिटनेस स्पेस। तो मेरा पार्टनर एंड आई वी हैव ए वाइट लेबल्ड फिटनेस प्लेटफॉर्म। तो जो फिटनेस के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इंस्टाग्राम में बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, उनके कुछ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो टिपिकली जो है वन ऑन वन ट्रेनिंग देते हैं, जो कि इतनी स्केलेबल नहीं होती ऑब्वियसली। तो हम उनके लिए एक बना बनाया वाइट लेबल प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपनी सर्विसेज एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफर करें। तो उनका जो भी उनके प्रोग्राम के कौन सी एक्सरसाइज है, कौन से दिन है, उस तरह का सर ब्रेकडाउन ऐप में होता है। उनका न्यूट्रिशन जो रेकमेंड करते हैं, ब्लॉग्स और उनका शॉपिफाई स्टोर, इस तरह की चीज़ें सब हमने होस्ट की हुई हैं उनके लिए। तो उसमें जो भी रेवेन्यू वो इन्फ्लुएंसर जनरेट करता है, उसका हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल करते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ। तो कुछ 2-3 इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास ऑनबोर्डेड हैं, जो कि आज बस ऑनगोइंग रहता है। तो मेरा पहले मैं फुल टाइम था इस पे, लेकिन अब मेरा फुल टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट इटसेल्फ बनी हुई है। तो वो ऑनगोइंग हमारा चल रहा होता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और कुछ एक दो नेम ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स भी हैं फिटनेस में, तो काफी मजा आता है, क्योंकि उनसे फिर बातचीत करता हूँ, फ्लाई आउट करके उनसे मिल लेता हूँ, इस तरह की चीजें होती हैं। तो दैट्स द बैकग्राउंड है। और फिर किसी ने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया था कि हम आपको ये अवार्ड सा देना चाह रहे हैं, तो इस तरह हो गया था। awesome, इंटरेस्टिंग। ओके, एक क्वेश्चन था, adding to the problem solving question, what is your best approach for multitasking when you have 2 to 3 projects in hand? I think that's a good question. I think ये definitely हर किसी के साथ प्रॉब्लम फेस होगी, तो काफी चैलेंजिंग रहता है। आई थिंक टू सम लेवल आप खुद प्रायोरिटाइज करें, और अगर आपकी प्लेट में कुछ ज्यादा चीजें तो ऑब्वियसली आप कम्युनिकेट करें अपनी टीम से। लेकिन आई थिंक इट्स फाइंडिंग द राइट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग कि कौन सी चीजों में, जब दूसरे लोग ब्लॉकर होते हैं कि मुझे आप दूसरे लोगों की जरूरत होती है, मैं यूजुअली उन तरह की चीजों को जल्द से जल्द करने की कोशिश करता हूँ। जिन चीजों में मुझे पता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, तो मैं मोर इंक्लाइंड हूँ कि उसको पुश ऑफ कर लूँ अगर मुझे प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। तो दैट्स काइंड ऑफ माय फर्स्ट थॉट, कि अगर मुझे लोगों से मिलना हो, कुछ अप्रूवल लेना हो, तो सबसे पहले मैं उनसे बातचीत कर लूँ, ताकि सारी डिटेल्स मेरे पास हों, और फिर मैं जो भी मेरा हिस्सा होगा वो मैं खुद कर सकता हूँ।
I think that's the best advice that I have. लेकिन it's a problem जो कि हर किसी के साथ होता है, तो I don't want to claim कि मैं इस चीज में expert हूँ, क्योंकि मुझे खुद ये problem काफी होती है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर एक क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के एज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कुछ रिकमेंड कर दें, क्योंकि एज ए फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑलरेडी मतलब हम एक फुल टाइम कोर्स पे मैं नहीं जा सकता, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे कुछ आइडियाज आते हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं लॉन्च करूँ, लेकिन आई थिंक उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज ज़रूरी है, ताकि हम आइडिया को वैलिडेट कर सकें कि इधर इफ मैं अपना इस पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो ये कुछ आउटपुट भी इसका देगा या नहीं. तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाट डू यू रिकमेंड टू ग्रास्प ऑन प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड? तो थैंक अब्रार, यू. आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल टाइम जॉब में ये प्रोडक्ट थिंकिंग वाली जो हम बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, या अपने खुद में कोई स्टार्टअप आइडिया पे कोशिश करना चाह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? या अपने खुद के स्टार्टअप आइडिया पे. सही है. इन दैट केस आई थिंक एक सीरीज है बाय, क्योंकि फिर मैं डायरेक्टली आपको शायद प्रोडक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली नहीं कहता, मैं सबको हाउ डू आई सेंड अ मैसेज टू एवरीवन. तो वाई कॉम्बिनेटर नाम से एक इंक्यूबेटर है. कॉम्बिनेटर मैंने चैट में डाल दिया है. तो दिस इज अ स्टार्टअप इंक्यूबेटर के स्टार्टअप्स उनके पास जाती हैं, वो कुछ सीड पैसे देते हैं और फिर वो वहां से बड़ी होती है. दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट वेल नोन बिगेस्ट इंक्यूबेटर बेस्ड आउट ऑफ सिलिकॉन वैली. आई थिंक इनके पास एक बहुत अच्छी यूट्यूब सीरीज है जो ज्यादा फोकस्ड अराउंड स्टार्टअप्स पे है, कि मैंने आइडिया स्टार्ट करना है तो आइडिया में सोच. तो इट इज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, लेकिन स्टार्टअप्स में जरा डिफरेंट होता है क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज अ लॉट डिफरेंटली थोड़ा सा. तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट, उसका यूट्यूब सीरीज है, दे वॉक थ्रू अ लॉट के प्रॉब्लम समझें और आइडिया लगाएं और पेन पॉइंट समझें. तो एट दैट लेवल प्रोडक्ट मैनेजमेंट के काफी कॉन्सेप्ट्स कैरी ओवर होते हैं, लेकिन एज अ स्टार्टअप फाउंडर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो या दैट्स द राइट वन. तो आई थिंक those are great resources जो कि आप चेक कर सकते हैं. They'll kind of touch on product management concepts, लेकिन explicitly वो product management नहीं, क्योंकि product management तो आप बड़े बड़े enterprises में भी करते हैं, तो that's slightly different than as a startup founder. क्योंकि मैंने founding की भी है, it's a very different process, क्योंकि again you don't have resources, पैसे नहीं होते हैं, तो how do you make a, मैं पहले MVP की बात कर रहा था as a simple product. कभी कभी MVP is like no code, low code, like कैसे बनाएंगे, राइट? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था डोरडैश की, फूड डिलीवरी ऐप की, राइट? उसके फाउंडर्स वर स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स. उन्होंने सबसे पहले, और ये वाई कॉम्बिनेटर सीरीज में इसी की स्टोरी भी बताते हैं, देयर फाउंडर्स वर स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स. उन्होंने एक बेसिक HTML पेज बना के यूजर से बस ये कहा था कि क्या चाहिए, कौन से रेस्टोरेंट से चाहिए और क्या चाहिए. कोई डेटाबेस नहीं था, कोई पॉपुलेट नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, बस एंट्री थी और उनको कुछ ईमेल से मिल रहा था, राइट? दैट वाज देयर MVP. इन एंटरप्राइज कंपनी ये MVP कभी कोई नहीं करता, राइट? लेकिन एज अ स्टार्टअप ये चलेगा, तो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट. तो लिटरली फाउंडर्स को ये मैसेज आ जाता है कि किसी को चाइनीज रेस्टोरेंट से ये वाली चीज चाहिए, तो फाउंडर खुद ही जाके वो फूड उठाता था और फिर डिलीवर करता था. एंड फिर वो यही करते रहे until वो इतने बिजी हुए ये ऑर्डर से, तो उनके बोला ये स्केलेबल नहीं है, अब हमें टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, अब हमें पैसे रेज करने चाहिए. तो it's a different process and it's very interesting, but I would definitely recommend it. Okay. Next question, ये मुझे one-on-one मिला है कि how long have I been living in the US? मेरी family आई थी when I was like really young, like 2 years old. So I've been living in the US ever since. I'm pretty
ज़्यादा लोकल हूँ यहाँ के, तो I think that was the end of the question I see in the chat. कोई और items हैं लोगों के पास? I appreciate all the good questions. They were really good questions, and hopefully there was something helpful today. Cool. All right. Sounds like questions खत्म हो गए. It was. Yes, sir. I think no more questions. All right. So thank you so much, Dr. Isfan. जफर शायद हमारे साथ मौजूद हैं. जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल. Ali, thank you very much. It was great to see you, and it was great to hear your thoughts. तो स्टूडेंट्स अली आल पाकिस्तानी हैं जो सिलिकॉन वैली में रेज हुए हैं. तो अगर आपने देखना है यहाँ जो पाकिस्तानी हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं, तो वो ये, तो यू कैन टेक हिम एज एन एग्जांपल. तो इट इज ग्रेट टू सी. तो थैंक यू वेरी मच सर. तो अभी हमारा टाइम सेशन का खत्म हो गया है. तो लेकिन आई विल बी हियर फॉर सम टाइम अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो. But Ali, on behalf of iCode Guru, we are really thankful and appreciate your time, and looking forward to bring back to you quite often. Yeah. अगर कोई और question हो मेरे लिए, तो feel free to message me on LinkedIn. I can put my LinkedIn in the chat अगर folks को नहीं मिला. हाँ जी बिल्कुल, सब लोग इन्हें LinkedIn पे ऐड कर लें और and learn from him, use him. He is one of the best resource, क्योंकि ये यंग हैं, इन्हें इंडस्ट्री का ज्यादा पता है कि यंगस्टर के लिए इंडस्ट्री में एंटर होना कैसे है. तो एंड दैट इज द मेन गोल ऑफ iCode Guru के हम नेटवर्किंग में हेल्प करें स्टूडेंट्स की, ताकि वो अपने ड्रीम अचीव कर सके. तो थैंक यू अली. All right, I'm gonna drop off then. All right, thank you so much, everyone. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज. जी स्टूडेंट्स, तो हम हैं कुछ देर के लिए. अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है जनरल, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. या कोई फीडबैक है, कोई नया सेशन आप शुरू करवाना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि हम कोई नया सेशन स्टार्ट करें जहां से आपको हेल्प मिलेगा, तो वी हैव ऑल द इयर्स. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है. बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. ये मैं ओहो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट ये कि मैं चाहता कि कोई छोटे से हमारे को मोहम्मद अयाज नाम के एक, मेरे ख्याल से हमारे एक फेलो हैं इन स्लैक, सो हु इज बेसिकली सम प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, और जो भी मेरे ख्याल अप्लाई भी कर रहे हैं पीएचडी के लिए यूएस में. तो मैं कहता कि अगर उनके थ्रू हम लोग कुछ बेसिक जो द मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दिस लॉजिक बिल्डिंग फॉर एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, अगर कोई छोटा मोटा सेशन हम उनके साथ रख लें, लाइक अ वीक 2 वीक, और I don't know how much long it takes to build a basic उसका, you know, अगर इस तरह का कुछ हो easy हो, आप पूछ सकते हैं. It is wonderful question. It is wonderful question. परसेप्शन जो नॉर्मली ये है, जो आमतौर पर बिलीव किया जाता है कि जी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टूडेंट मैथ में अच्छे होते हैं, अच्छा प्रोफेशनल मैथ में अच्छा होता है, और मैथ के बगैर दुनिया रुकी हुई है. ये नॉर्मल परसेप्शन है. हकीकत ये है कि जो हम जॉब में मैथ यूज कर रहे होते हैं वो मोस्टली एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जो लोग एडवांस करते हैं वो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, और जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो 1-2 दिन में हम वो सीख लेते हैं. तो जॉब के लिए, आज की जॉब में सर्वाइवल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो ये है कि आपको चीज नहीं आती, इवन देन अगर आपको पता चल जाए कि जी ये चीज फलां टेक्निक से होनी है, तो हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम जाएं, यूट्यूब यूज करें, विकीपीडिया यूज करें, अपना दोस्तों का नेटवर्क यूज करें. दोस्तों का नेटवर्क सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, और वो चीज समझ लें. ये बात क्लियर हो गई है सब साथियों कि ऐसी कोई आप लोगों के पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसका गैप है आप में और इंटरनेशनल में.
मैथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैथ दुनिया में कोई कंपनी मैथ इंटरव्यू में मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने कभी नहीं देखा किसी बंदे का कैरियर मैथ के लिए देखता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ वैली में जो इंडियंस हैं उनका मैथ हमारे जैसे, तो क्योंकि शायद स्कूल सिस्टम एक है, तो वो बिल्कुल उसी तरह सोचते हैं, उसी तरह जिस तरह हम सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने मैथ में पूरे नंबर दिए होते हैं ताकि वो एडमिशन हो जाए, आगे चले जिस तरह हम करते हैं। रशियंस का मैथ हमसे बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी रशियन के साथ काम करें आपको ये फील होगा, मुझे फील होता है। इसी तरह फ्रेंच का मैथ अच्छा होता है, जर्मन का मैथ अच्छा होता है। ये यानी कि वो लोग हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ यार ये लगता है फलां कंट्री का बंदा है, इसको वाकई मैथ समझ भी आती है, इसने सिर्फ पास नहीं की। तो अभी जो फॉर्च्यून टॉप दुनिया की 100 कंपनीज हैं उनमें से कितनों कंपनीज जर्मन, रशियन या फ्रांस? परहैप्स नन। और इंडियन कितने हैं? मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि इंडियन 70 आउट ऑफ 100। तो कैरियर में एक्सेल करने के लिए मैथ, ये मत समझें कि बहुत ज्यादा मैथ। आई एग्री आपकी इस वाली बात से टोटली हाँ ठीक 100% है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब अगले स्टेप पे आता हूँ, अगली मैं बात करता हूँ कि सर अयाज का जो वर्बल ऑफर उन्हें हो गई है और उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है अब, और इंशाल्लाह वो अभी जल्दी जा भी रहे हैं। और उन्होंने इस साल सिर्फ 6-7 कोर्सेज पढ़ाए हैं हाईकोर्ट गुरु पे, और वो और भी पढ़ा सकते हैं जितने हम चाहेंगे। और हमने अभी रिसेंटली भी कोर्स किया था मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग एंड एआई, वो पढ़ाया था सर अरसलान ने। और हम देख सकते हैं, या तो आप उसके उसके आपको पुरानी वीडियोज भी मिल जाएंगी ऑनलाइन। हम सर अरसलान से दोबारा रिक्वेस्ट कर लेते हैं, या हम सर अयाज से भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। और सर अयाज और अरसलान दोनों वंडरफुल टीचर है यार, यानी कि वो होता है ना कि वो पढ़ के आपको मजा आ जाता है, तो दे आर रियली रियली गुड बहुत अफसर। तो हम ये कर लेते हैं, आप स्लैक में मॉडरेटर्स को याद करवा दे कि भाई मैथमेटिक्स फॉर एआई के नाम से कोर्स शुरू करें जब भी स्लॉट अवेलेबल। जी थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। ठीक है, लेकिन लाइफ में ये मत सोचें कि फलां बंदा बहुत जबरदस्त है क्योंकि उसका मैथ अच्छा है, यू कैन कैच इट अप। आई बस वो मेरा अपना ज़ाहिर है कुड बी माय ओन मिसकंसेप्शन के जी वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में उसके लिए मैथ्स बड़ा आपको अच्छा चीते हो आप मैथ में थोड़ा आसान हो जाएगा करना। बिल्कुल भी नहीं यार, यही मसले हैं कि हम समझते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का ये मतलब है कि कुछ शार्ट का मैथमेटिक्स याद करना शुरू कर। इंडस्ट्री डज नॉट नीड दैट। इंडस्ट्री कहती है सिर्फ कोडिंग आती है बस। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कि एक तरफ कुछ नेशंस हैं या कुछ चीजें हैं जो बड़ी हाईटेक हैं, और दूसरी तरफ लोग हैं जो नॉर्मल काम कर रहे हैं और वो नेशन बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो बेसिकली आई थिंक मैथ फॉर द एक्चुअल फाइनेंस ऑफ द कंट्री और इंडिविजुअल इट इज ओवररेटेड। पब्लिकेशंस के लिए मैथ चाहिए, साइंस के एडवांसमेंट के लिए चाहिए, लेकिन क्या इससे पैसे आप ज्यादा कमा सकते हैं, क्या वो कंट्री आगे जा सकता है? तो इट इज ओवररेटेड। एग्जाम्पल हमारे सामने इंडिया, बिल्कुल हमारे जैसा मैथ है, और पूरी दुनिया की सारी टेक्निकल इकोनॉमी में हाफ से ज्यादा इंडियन। पूरी दुनिया एक साइड पे और इंडियन तब भी मोर देन 50%। दैट इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर अस। ये क्लियर बात हो गई है सबको? तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। So this gives us the opportunity to explain our perspective and share our learnings. So, is your question? Next question. कोई और किसी के फीडबैक? स्कॉलरशिप्स के बारे में, कोडिंग कंपटीशन के हवाले से, कैरियर के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आज जो सर आसिफ ने एक वंडरफुल सेशन दिया था तो वो पढ़े थे एमआईटी से, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि
या एमआईटी भी ऑफर करती है फुली फंडेड फॉर मास्टर्स, जिस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करती हैं यूएसए? देखें, बिल्कुल बिल्कुल ये जो पाकिस्तान का पिछले 70 साल में एजुकेशन का कोलैप्स हुआ है ना, वो उसकी सबसे मेन रीजन ये है कि हमारे लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन, क्योंकि पाकिस्तानी बाहर ही नहीं आता। भाई आप सीधा सा तरीका है, आप पहले गूगल की तैयारी कर ले, वो हाईकोर्ट करवाता है, और उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाए जो आपको पैसे दे रही है। जब आप एमआईटी की बात करते हैं तो एमआईटी तो पूरा अमेरिका भी एमआईटी जाना चाहता है, पूरा यूरोप एमआईटी जाना चाहता है, पूरा इंडिया जाना चाहता है। तो उनके पास ऑप्शन इतनी ज्यादा एमआईटी के पास कि शायद आपका सीवी ओपन ही नहीं हो। और जब आप एमआईटी की क्लास में, लेट्स सपोज आपका एडमिशन एमआईटी में हो जाता है और बाकी लोगों का आईक्यू है 150 और आपका आईक्यू है 70, क्योंकि आप मेरे जैसे हैं, तो भाई उस क्लास में आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, आपको बात ही समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ, मेक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, सॉर्ट देम आउट। उनकी एक लिस्ट बनाए, अमेरिका में 4000 यूनिवर्सिटीज हैं, और ऊपर से ना अप्लाई करना शुरू करें भाई, नीचे से अप्लाई करना शुरू करें। जहाँ कंपटीशन कम है, यहाँ सक्सेस ज्यादा है। इंडियंस ये करते हैं, वो नीचे से अप्लाई करना शुरू करते हैं, इसीलिए यहाँ पे टेक इंडस्ट्री में क्या हर जगह इंडियन है, और हम ऊपर से अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ आवर फेलियर एट द इंटरनेशनल स्टेज। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? एब्सोल्युटली सर, यस। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे आए 5 साल जॉब करें, फिर आपके पास पैसे ज्यादा आ जाए, तो आप कहें चलो यार 1 साल के लिए ना एमआईटी जाते, फिर हम एमआईटी चले जाए। ऐसे काफी सारे लोग करते हैं। तो एमआईटी, स्टैनफोर्ड, बर्कले से लोग जाके बाद में डिग्री लेते रहते हैं। तो जिस तरह अली ने भी जो अंडर ग्रेड है वो कहीं और से किया, यूसी डेविस से किया, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी है लेकिन नॉर्मल यूनिवर्सिटी। तो बाद में आप ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट के 1 साल के एग्जेक्टिव कोर्स के लिए एमआईटी में गए, जो मेरा 11 जाना था। तो इसमें किसी का भी एडमिशन हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। इसमें कंपटीशन ज्यादा है। तो ये नहीं कि हमें पहले ये समझना है कि सक्सेस को लेने का डूएबल तरीका क्या है, जो कि हम अचीव कर सकते हैं सक्सेस तरीका, और फिर हम उस पाथ के ऊपर बहुत अच्छे जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल में जो एमआईटी वाला पाथ है, दिस इज द टोटल फेलियर। आपको ये डिप्रेशन देगा कहीं ना कहीं। वैसे तो एडमिशन ही नहीं होगा, एडमिशन हो भी गया तो आपको डिप्रेशन। जी नेक्स्ट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे अभी NS2 के स्कॉलरशिप स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल साइंस सेकंड बैच के। तो जिन साथियों ने अप्लाई नहीं किया वो लाजमी अप्लाई करें। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जस्ट लाइक जो बैच 1 है, उस तरह सेकंड बैच में भी हमारे पास वो लोग आए जिनके ड्रीम बहुत हाई हों, और जो दुनिया में जहां जाएं तो दुनिया को पता चले कि वो लोग आए। वी डू नॉट वांट गुड GPA students, we do not need them. We do not want good schooling students. We just want students who have dreams higher than their peers. जिन लोगों की जिंदगी में कुछ ख्वाब हैं, we will welcome that in this school. इस बारे में किसी को क्वेश्चन? सर आपको आप फेसबुक पे आपको टाइम कैसे मिलता है इतना इसके लिए? मतलब माशाल्लाह आपका फिलैंथ्रोपिक तो लेवल नेक्स्ट लेवल है जी। आपको आप फेसबुक पे प्रिंसिपल हैं और आपको फिर भी हमारे लिए टाइम मिल जाता है, क्या बात है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कल की रूटीन कि मैं कल सुबह 6 बजे उठा। 6 बजे मैं ऑफिस में, मैं रात 8 बजे तक ऑफिस में काम करता रहा। कोई काम फंसा हुआ था, काम कर दिया। उसके बाद मुझे हाईकोर्ट गुरु का एक मासूम स्टूडेंट का कॉल आ गई। वो काफी वो परेशान थे, तो 1 घंटा उन्होंने मेरे लिए लिया। ठीक है, तो उसके बाद मेरा एक और काम करना था, तो मैं रात 3 बजे तक वो काम करता रहा। तो फिर मैं 3 बजे सोया। अल्लाह अकबर। क्या राइट।
तो वो बेसिकली मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं इस काम को करता हूँ। और प्लस दूसरा, मैं काम को स्केल पे करना चाहता हूँ कि इम्पैक्टफुल हो, कहानियां ना हो कि जी मैं कहूँ कि मैंने बहुत काम कर दिया और टोटल 2 बंदों की हेल्प और कंट्री को कोई फायदा ना हो उससे, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसका इम्पैक्ट नजर आ रहा हो, और इंशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों की हेल्प की वजह से इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। सर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। सर कुछ 2-3 महीने पहले, आई थिंक अगस्त में, आपसे बात हुई थी। तो मैंने कहा था कि मैंने बैंक को ज्वाइन करना है, लेकिन मैं मास्टर नहीं करना चाहता। तो आपने मुझे मास्टर का राउट बताया था। तो फिर मैंने आपसे पूछा था कि मेरी ना 2 सप्लीज भी हैं। तो आपने कहा था कि सप्लीज डजेंट मैटर, तो लेकिन मेरी CGPA 3 थी। तो सर फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, जिससे आपने बताया था कि ऊपर से नहीं, मतलब लास्ट से। तो मैंने लिस्ट निकाली यूएस की यूनिवर्सिटीज की। तो उनमें से जो पब्लिक थी उनके ऊपर क्लिक करके कैटेगरीज वाइज, तो मैंने नीचे से मेल्स करना शुरू की। तो इस तरह मैंने 100-150 मेल की। तो मुझे 3-4 प्रोफेसर के साथ मेरी काफ़ी बात हुई है। तो एक प्रोफेसर ने तो कहा था कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, तो आप अप्लाई करो, लेकिन उससे फंडिंग का कंफर्म नहीं किया था। तो एक और प्रोफेसर था, तो उससे मेरी काफ़ी मेल्स के ऊपर बात होती रही 2 दिन। तो वो बहुत अच्छा था, उसने कहा कि आप अप्लाई करो, मैं आपके साथ काम करूंगा। लेकिन उसने कहा था कि जो एडमिशन का क्राइटेरिया है ना, वो जो एडमिशन कमेटी है, वो 3 बंदे बैठते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा था कि मेरा जीपीए का मसला है इतना, तो इसका तो नहीं इशू होगा। तो उसने कहा था कि जो जीपीए 3 है, इट्स नॉट टू गुड, बट लेकिन आपने काम किया हुआ है, तो आप अपना काम उनको शो करवाएं। तो मे बी के लो टू मीडियम चांसेस हैं, लेकिन आप ट्राई करें, लेकिन मैं आपसे काम करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपकी ये जीपीए 3 से ऊपर या 3.23 तक हो जाती है, तो फिर आपके चांसेस मीडियम प्लस हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस दफा भी लाजमी अप्लाई करें, अगर हो जाता है तो आई वुड लव टू वर्क विद यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं एक तो सब साथियों को चीजें शेयर करना चाहूंगा। प्रोफेसर आपको अगर कोई जवाब ईमेल का दे रहा है ना, तो इट इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन कि वो आपसे इम्प्रेस है, वरना वो जवाब नहीं देगा। प्रोफेसर कभी ये नहीं कहेगा कि आपका स्कॉलरशिप कंफर्म हो गया या आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। वो हम क्यों? क्योंकि बाद में कोई भी बंदा उसे कोर्ट में लेके जा सकता है, उसे सू कर सकता है कि तुम्हारी वजह से मैंने एक और अपॉर्चुनिटी छूट दी थी और मेरा इतना लॉस हो। ये लीगल बाइंडिंग है। प्रोफेसर हमेशा ये कहेगा कि आई लाइक योर एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर द पोजीशन। और प्रोफेसर अगर आपका सीवी देख चुका है, तो प्रोफेसर को ये कभी ना कहें कि जी देखें ना, मेरा तो सीजीपीए कम है। भाई वो आपका सीवी देख चुका हो, तो इससे जो सीनियर बंदा होता है उसका टाइम जाया होता है। वो कहता है यार ये बंदा क्या चीज है, मैं इसका सीवी देख चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अप्लाई करो, और ये आगे से हेजिटेट हो रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसे खुद ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए प्रोफेसर सीनियर लोग होते हैं, तो उनके साथ ज्यादा ईमेल पे इस तरह के सवाल करें तो कई दफा वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, तो इसलिए पूछने की जरूरत नहीं होती। जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो मैंने एक ही दफा पूछा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया था। तो उन्होंने कहा था कि मजीद भी अगर जबरदस्त, आपको हाँ कोई बिल्कुल। इशू आता है तो आप पूछें। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो एक्चुअली में सर साइबर सिक्योरिटी का उनका इंटरेस्ट था। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे पेपर्स हैं, तो आप इनको एक दफा पढ़ लें, तो फिर इंशाल्लाह आप अप्लाई करें। तो अगर होता है सीन, तो फिर हम आपके साथ काम करते हैं। अमेजिंग जी, अमेजिंग, अमेजिंग टू हियर दैट। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये डूएबल है। हमारे जितने भी इस साल हमारे जितने स्टूडेंट्स ने, हमारे मॉडरेटर्स का तो मुझे पता है कि जिन्होंने अप्लाई किया है, हर एक कोई 4-5 इंटरव्यू कॉल्स आ गई हैं। और जो हाईकोर्ट ग्रुप है नहीं है, बेशुमार लोग जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्होंने अप्लाई किया है। मेरे मेरे किसी जानने वाले को कोई इंटरव्यू कॉल नहीं है। खैर वो पिछले 20 साल में भी नहीं थी आई, क्यों? तो हमने कभी ये रियलाइज ही नहीं था किया कि अच्छा भाई मसला हमारे अप्लाई करने में ऐसा नहीं है कि अमेरिका में स्कॉलरशिप नहीं है। तो माशाल्लाह आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। जी, एनीबॉडी एल्स? अगर किसी का कोई
सर क्या चैट पर एक कहते हैं? मैसेज है। जी बोल दें, पढ़ दें उसको। Sir, what advice do you give to a student who have entrepreneurship mindset and he doing engineering with low grades? ये जबरदस्त सवाल है ये। अच्छा, अच्छा, हमारी शायद देसी की साइकी ऐसी है कि हम चौधरी बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, सीईओज के नाम लिखना चाहते हैं अपने साथ। लेट्स सपोज हम दो एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं जिन्होंने सोचा कि अब ये इतनी कम्युनिकेशन हो गई है तो ऑनलाइन काम करते हैं। एक जो एंटरप्रेन्योर था वो पाकिस्तान में मेरे मोहल्ले में दुकानदार था, एंटरप्रेन्योर माइंड था उसको। और एक और बंदा था जो सेटल में बैठा था जिसका नाम जेफ बेजोस था। दोनों ने एक ही काम करना था। तो जो दोनों की आउटपुट आई, जो सिएटल में बंदा बैठा था उसकी जो आउटपुट आई वो उससे हम जानते हैं Amazon.com के नाम से, जिसमें इस वक्त 21 लाख लोग काम करते हैं। और जो जो मेरे मोहल्ले का दुकानदार था उसकी जो आउटपुट आई वो ये थी कि उसने सारे मोहल्ले के घरों घरों को कह दिया कि जिसने क्या कहते हैं सामान मंगवाना हो वो 3,000 से ऊपर का ऑर्डर दे फोन पे मुझे। तो मैंने एक फुल डेडिकेटेड लड़का रख लिया मोटर बाइक के साथ, वो आपके घर फ्री डिलीवर करेगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इन दोनों की अचीवमेंट में इतना फर्क क्यों है? इन दोनों की अचीवमेंट में इतना फर्क है इसलिए कि जो सेटल वाला बंदा है ना वो पढ़ा लिखा बंदा है, उसे चीजें आती नहीं। और जो मोहल्ले का दुकानदार है उससे ना चीजें आती हैं, उसकी एक्सपोजर भी कम से है, तो जो उसे समझ आए उसको कर दे। दूसरी एग्जांपल देख लें कि हमने चलने फिरने के लिए गाड़ी बनानी थी, जो बाहर बंदा बैठा है उसने मर्सिडीज बना दी और हमारी इंजीनियरिंग चिंगची पे जाकर खत्म हो गई। तो एंटरप्रेन्योर बनने से बहुत पहले आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, काम करना आना चाहिए, दूसरे अल्फाज में कोडिंग आनी चाहिए। वरना भाई आप, जो आपके मोहल्ले का दुकानदार है ना, दुनिया में सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लोकल बिजनेस रन करता है। जो आपके मोहल्ले के गली के नुक्कड़ में दुकानदार बैठा है, जो बड़ी कंपनीज में 20-25 डिपार्टमेंट काम करते हैं वो सारा अकेला काम कर रहा होता है। वो मार्केटिंग भी कर रहा होता है, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट भी कर रहा होता है कि प्रोडक्ट कौन कौन सा लेके आना, उनकी मार्केटिंग करता है, वो सेल्स भी करता है, वो परचेजिंग भी करता है, वो सीईओ भी होता है, फाउंडर भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है। लेकिन हम उसे दुकानदार कहते हैं, राइट? तो पहले हमने अपने अंदर कैपेसिटी बिल्ड करनी है कि जब हम काम करें तो वो बड़े लेवल का हो। तो दूसरी एग्जांपल हाईकोर्ट गुरु को देख लें कि चूंकि मैं यहाँ पे आ गया, मैंने चीजें देख ली, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का हो गया, तो मैंने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया माशाल्लाह साथियों की मदद से। लेकिन जो पाकिस्तान में हजारों बल्कि लाखों मेरे जैसे लोग होंगे जिन्हें फिलंथ्रोपिक वर्क करने का शौक है, पढ़ाने का शौक है, वो मोहल्ले के दो बच्चों को पढ़ाते हैं और वो दो बच्चे भी आखिर में जाकर कैरियर में कहीं नहीं करते। तो जो स्केल है या साइज ऑफ आउटपुट है वो डिपेंड करता है कि आपको आता कितना है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? तो मेक श्योर कीजिएगा अगर फिलंथ्रोपिक वर्क, अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, कि आप दुकानदार तो नहीं कहीं बन रहे। मेक श्योर करें कि आपकी अचीवमेंट इतने बड़े लेवल की हो कि आपको भी हेल्प करे और कंट्री को भी हेल्प करे। तो ये बात समझ आई आप सब लोगों को? जी सर। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देर इज नो शॉर्टकट नो डेज। आज का जो कंपनीज मैनेजर रखती हैं वो एमबीए नहीं रखती। आजकल जो कंपनीज मैनेजर रखती हैं वो पहले बंदा एज अ कोडर हायर होता है, फिर वो जो 8-10 डेवलपर्स होते हैं उनमें से जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो उसे मैनेजर बना देती है और मैनेजमेंट के कोर्स खुद करवा लेती हैं। जो सारी बड़ी कंपनीज है वो मैनेजर्स को खुद ट्रेनिंग देती हैं। तो जो दुनिया में इस टाइम बड़ी कंपनीज हैं इनके जो सीईओज हैं वो सारे के सारे इंजीनियर्स हैं।
एमबीए वाला कोई नहीं है। एमबीए एडिशनल डिग्री हो सकती है, प्राइमरी डिग्री नहीं हो सकती। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप देखेंगे कि अगर आपने किसी को आर्मी का हेड लगाना है या पुलिस का हेड लगाना है, तो आप उसके लिए एमबीए बंदा नहीं ढूंढेंगे एमआईटी से, आप ढूंढेंगे जो कैरियर जिसका उस प्रोफेशन में। डज इट मेक सेंस? कोई और क्वेश्चन इस बारे में किसी का? तो हमाल कमर साहब, आपको मेरा ख्याल है एंटरप्रेन्योर पे कुछ ना कुछ आंसर मिल गया होगा। तो भाई एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहले एक अच्छा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बने, जो बंदा काम कर सकता हो। जब आप जब आप काम कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं। खाली जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका दौर अब गुजर गया। और इसमें डॉक्टर सर मैं आपकी बात है तो चीज़ें ऐड करूंगा शायद, जी जी। कंसिडरिंग द पाकिस्तानी इकोसिस्टम। और अगर देखें ना, पाकिस्तान के जो इस वक्त स्टार्टअप्स नहीं कहेंगे, सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं, वो भी बाहर के जो जो टॉप हैं वो सारे बाहर के पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने पाकिस्तान में रह के ही किया। और जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो एक इन्वो जोन वाले हैं जिनका मुझे नाम याद आ रहा है बस, इसके अलावा कोई भी यानी कोई बड़े स्केल पे कोई नहीं किया। आरबी सॉफ्ट के देखें तो वो भी बाहर से आए हुए हैं, पढ़ के स्टैनफोर्ड वगैरह से पढ़ा है उन्होंने। फिर जो है डेवसिंग वाले जो हैं, उन्होंने फास्ट से पढ़ा था और वो बाहर जाके उन्होंने अरसा काम किया, फिर उसके बाद जाके फिर यहाँ पे हैं, फिर उन्होंने बिल्ड किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरी दुनिया में ऐसे है, इंडिया में भी ऐसे ही है। और इसमें एक और बात है इंडिया में भी डॉक्टर ऐसे ही साहब। है। जी जी। जी। साथ सेकंड चीज़ है कि हम एंटरप्रेन्योर बनने का शौक तो होता है हमें बहुत, लेकिन अगर हम यूजुअली देखें तो अंडरलाइंग जो अ, मकसद होता है वो ये होता है कि भाई हमने पैसा कमाना है, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो हमें एट द एंड वो पैसा कमाना होता है। और अगर हम देखें इकोनॉमिक्स को देखें, अगर हम इजी इकोनॉमिक्स को देखें और प्रोफेसर वगैरह को देखें, या फिर जो भी कर रहे हैं काम, जो इकोनॉमी को देखते हैं पढ़ते हैं, उनके मुताबिक द easiest वे टू गेट वेल्थी इज टू गेट इनटू फैन। इट्स इट्स द easiest वे कि आप $1 million आराम से हाँ कमा रहे हैं, बिल्कुल। $1.5 million। वो इतना नहीं बनता, और आप इसके अलावा भी कर सकते हैं। आप तो एक काम कर रहे हैं ना, ऑफिस में अपने काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आपने बिजनेस साइड पे करना है तो वो, या फिर कहीं कंसल्टेंसी करनी है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है एटलीस्ट, कि आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर लेट से आयरन डोम के ऊपर काम करें। आप आयरन डोम के ऊपर सेकंड वर्जन काम चल रहा है ना यूएस के अंदर, आप वो वहां सीखें, पाकिस्तान में आके उसको जो करें, फिर अगर कर सकते हैं तो, अगर वो आगे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, या फिर अपनी एक्सपर्टीज दें, बच्चों को पढ़ाएं यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने हलाल तरीके से अरबपति बनना है तो उसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये, कोडिंग सीखें अच्छे तरीके से, डीएसए कर लें, तो यू आर गारंटीड अरबपति इन नेक्स्ट 10 years। पीकेआर में इसमें ना कोई सिफारिश चाहिए, ना कोई अच्छा जीपीए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी आज से ऑनवर्ड डेडिकेशन चाहिए। और वाइज ने भी हद तक अब वो बंद कर दिया है फ्रॉम लास्ट वीक, या फिर इसी वीक से कह सकते हैं। पाकिस्तान में वाइज के अकाउंट्स जो है वो बंद हो चुके हैं। पहले भी नहीं खोल रहा था, लेकिन अब तो पेमेंट्स वगैरह के आने का मसला भी बिल्कुल ब्लॉक हो गया। पाकिस्तान में सिर्फ एक गेटवे है बाहर से पाकिस्तान आने का, अगर पाकिस्तानी बैंक्स को निकाल दें, जो बहुत मुश्किल है, पेनियर है, और वो भी 2% चार्ज करता है। तो पाकिस्तान में रह के काफ़ी मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। बेहतर यही है कि बंदा पढ़ने चला जाए, जाके वहाँ पे काम करे थोड़ा सा, जिस तरह भी मिजाज है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करे, एंड देन इफ और ही और पासपोर्ट शी लें। वांट्स टू कम बैक। या पासपोर्ट ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। ग्रीन ये कार्ड के हाँ, बाद जितने पासपोर्ट पाकिस्तान में पकड़ लो। जाके काम कर रहे हैं ये सब पासपोर्ट लेके जाते हैं। हाँ जी, सारों के पास डुअल नेशनैलिटी है, कोई ही नहीं है। बिल्कुल। हर क्या पता किसी के पास तीन तीन चार चार हो। कोई
ये बईद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड सा पाथवे जो कि मोस्टली दुनिया के लोग यूज करते हैं, जो भी आपने एक्सप्लेन किया। और हमें हमसे एज अ नेशन ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है कि हमने पिछले 20 साल में अपने बच्चे अमेरिका नहीं भेजे। तो हमारे बच्चे फिर फ्रीलांसर बन के रह गए। दैट टेक्स टू यू टू अल्टीमेट फेलियर बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ कंट्री। और अगर अम, चूंकि मैं अब रिमोट काम कर रहा हूँ, तो मैं एक कोवर्किंग स्पेस में जाके काम करता हूँ। सो आई नो पीपल जो मेरे अराउंड काम कर रहे होते हैं कि भाई वो किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता जो हमें लग रहा होता है ना कि पाकिस्तानी रुपए में तो शायद वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए ना रियलिटी में, तो वो कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते। वो $1000 $2000 इसके पीछे वो भाग रहे होते हैं बस। तो वो कुछ भी नहीं है। 1000 $2000 तो छींक मारे तो हम ले सकते हैं अगर हमने सही तरह से काम किया है। तो इन माय ओपिनियन एक दिन 4 घंटे में मतलब $500 तो आराम से है ना, अगर स्पेशलाइज तरीके से काम किया हुआ है एक जगह पे, प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर पाथवे से, अंडर सम कोचिंग एंड अंडर सम मेंटोरशिप, लाइक in the early stages you need at I you get from I Code Guru and from Dr. Zafar and all these special mentors. So in my opinion, this is the first step. थैंक यू आसिम फॉर शेयरिंग। तो भाई किसी और का कोई लास्ट क्वेश्चन है तो कर लें, फिर आई थिंक आज के लिए सब क्वेश्चन हो गए हैं, तो वी कैन कॉल कॉल इट अ डे। चलें जी, ओवर टू द होस्ट। तो कुर्बान का क्वेश्चन है कि NS1 में DSA के बाद क्या होगा। तो NS1 में DSA के बाद हम अ, 2 पाथ लेंगे, एक वेब डेवलपमेंट का होगा और एक AI का पाथ होगा इंशाल्लाह। और साथ साथ हम क्या कहते हैं कि प्रिपेयर करना शुरू करेंगे लोगों को PhD के स्कॉलरशिप के लिए, कि अभी से उनके प्रोफाइल में वो चीज़ें आ जाएं कि उनको PhD का स्कॉलरशिप मिले, प्रोफेसर उन्हें शॉर्ट लिस्ट करे और वो इतने अच्छे हों कि प्रोफेसर का इंटरव्यू क्लियर कर सके। वो इतने अच्छे हों कि सर प्रोफेसर अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन कैंडिडेट्स को छोड़ कर उन्हें सिलेक्ट करे। जी अब्दुल्ला। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आई कोड गुरु के लिए जो मॉडरेटर है उसका क्या क्राइटेरिया होता है अगर बनना हो तो? कोई क्राइटेरिया नहीं। अब बता दें मॉडरेटर को, मैंने मॉडरेटर बनना तो अब बन जाए, कोई कौन? क्राइटेरिया नहीं। और जो बंदा जितना बुरा हो मॉडरेटर बनने में, हम उसे उतनी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ताकि उसे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो फिर मॉडरेटर्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं मिलते। ऑलराइट। सही है, तो इसकी वजह से हमारे पिछले 3 साल से जो मॉडरेटर अप्लाई कर रहे हैं उन सब के तकरीबन स्कॉलरशिप हो रहे हैं फॉर दिस रीजन। तो द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आप में जोश हो, जज्बा हो, काम करने के लिए आप तैयार हो। काम भी कंसिस्टेंसी, कि रोजाना 1-1.5 घंटा काम करें। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ता काम करें उसके बाद बंदा बोर हो जाए। चलें जी, ओवर टू द होस्ट मैम सबा, ओवर टू यू। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मैं राइट पढ़ सर। देता हूँ हमाद का। इफ अ स्टूडेंट इन पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड इनोवेशन एज एन इंजीनियर बट फेसेस अ लेक ऑफ सपोर्ट, व्हाट एडवाइस यू गिव टू द स्टूडेंट। भाई आप आईकोड गुरु पे आ जाओ, हम आपको रिसर्चर भी बना देंगे, हम आपको इंजीनियर भी बना देंगे, और आपको सपोर्ट भी मिलेगी हर जगह से। अब मेरा नहीं मुझे समझ नहीं है कि स्पोर्ट से आपकी क्या मुराद है यहाँ पे। लेकिन आज अगर आपने अमेरिका जाना है तो आपको 1 भी रुपए की जरूरत नहीं है।
और जीपी अगर आपका 3 से ऊपर है तो काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो द ओनली थिंग यू नीड टू इन्वेस्ट इज योर टाइम। तो ये काफ़ी आसान सा काम है इसमें, और हमें ना तो कोई सिफारिश चाहिए, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, ना कोई अच्छा क्या कहते हैं बैकग्राउंड चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो वी कैन हेल्प यू गेट रेडी फॉर दैट। तो आप लोग ये गौर करें कि जितनी चीज़ें हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमें नहीं देकर जाती कि हमारे साथ, वो चीज़ें कैरियर में आज की दुनिया में आगे जाने के लिए चाहिए ही नहीं। ये हमारी मिसकॉन्सेप्शन है कि चाहिए। तो चलें मैम सबा, ओवर टू यू। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी। और सर अली भी अगर हमारे साथ मौजूद है, सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो नाउ वी कैन कंक्लूड द सेशन। सो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।